ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पहला क्लास कॉस्ट का, और देखा जाए तो ग्रुप 2 के सब्जेक्ट का पहला क्लास। कल मैं अकाउंट्स के क्लास में सुन रहा था बात कि आप लोग को एक्चुअल में बहुत सारे चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है, विच इज कि क्या सब्जेक्ट है, कैसे आगे बढ़ना है, कब क्या करना चाहिए। ये सब बात आपको अविनाश सर ने ऑलरेडी बताया होगा सीए इंटर के जर्नी के बारे में, क्या सब्जेक्ट है, क्या कोर्स है, मॉडल क्या है, पेपर पैटर्न्स क्या है, और हमारे सिलेबस को लेके क्या बात करनी है वो मैं अपने एंड से बताऊंगा। तो अविनाश सर ने सिंस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है आपको दोनों ग्रुप देने के लिए, क्या करना पड़ता है, कैसे पढ़ाई होती है। मैं बस इतना बात बोलूंगा कि ओवरऑल आप सुनेंगे कि ग्रुप 1 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 3 सब्जेक्ट होता है, और ग्रुप 2 का 3 सब्जेक्ट में 1 सब्जेक्ट कॉस्टिंग अभी स्टार्ट होता है। ऐसा क्यों है सर ये ट्रेंड हमारे यहाँ? क्योंकि बाहर तो सर हम लोग जो सुनते हैं कि 3 सब्जेक्ट चल रहे हैं ऑल ओवर इंडिया में कई इंस्टीट्यूट्स में, इट्स बिकॉज देयर पीपल टीच 3 आवर्स पर सब्जेक्ट, बट यू एज अ स्टूडेंट आई नो 1 घंटा 50 मिनट से 55 मिनट में आपका चेहरा देख के मुझे पढ़ाने का मन नहीं करेगा। मतलब मेरे को लगेगा बस हो गया, खत्म करो यहाँ क्लास। तो जब ऐसा हालत है ही तो आपको आपका रूटीन में ऑफ कोर्स सब आता है, इक्विवेलेंट 4 क्लास डालना होगा। तो वहां का 3 क्लास इज इक्विवेलेंट टू यहाँ का 4 क्लास। मतलब इन डायरेक्टली अगर 3-3 घंटे के आप 3 क्लास करते हो तो आप 2-2 घंटे के 4 क्लास करो ना, बात तो घुमा के सेम ही हुआ। और तो और अगर बाई चांस सर हमने भी वहां का कुछ धोख खाया है, तिरुपति है भाई, जाना पड़ता है कई बार, तो हमने वहां का भी धोख खाया है, तो कुछ तो 2 सब्जेक्ट हमने भी वहां लिया है, तो 3 घंटा का क्लास तो हम भी कर रहे हैं, तो अकाउंट्स और कॉस्ट तो 2-2 घंटे का ही हो रहा है। तो वो मिला के इफेक्टिवली 1.2 क्लासेस ऑफ अदर है, दोनों मिला के। तो भैया मेरे को नहीं लगता कोई पहली बात तो प्रॉब्लम आएगा कि भैया कैसे हम मैनेज करेंगे क्लासेस को लेके। दूसरा बात आता है, कौन बोल रहा है दिनों भर 4 क्लास करना है? आपको रूटीन में अविनाश सर ने अगर बताया है, नहीं मैं बता दूं, वीक में हाईएस्ट बोल रहा हूं, नॉट इवन वो एक कि मैं बता रहा हूं कि ये कम में हो रहा है, 24 क्लास करनी है। 24 क्लास वीक मतलब कितना होता है मालूम आपको? 4x3 और 3x4। मीनिंग समझ में आया? क्या बताओ? 4x3 और 3x4 का मीनिंग 3 दिन 4 क्लास और 4 दिन 3 क्लास। अगर ये भी सरवाइव कर ले रहे हैं 24 क्लास, तब तो आपका नैया पार। बट अगर आप 24 की जगह, मैं मानता हूं मेरा इफेक्टिव तरीका है 22, तो 2 और कम हो गए, यानी आपको सिंपली 1 दिन 4 क्लास करना है, हाईएस्ट 1 दिन, बाकी दिन आपको नहीं करना। तो सर अगर ऐसे करेंगे तो हम लोग क्या क्लासेस कंप्लीट कर पाएंगे? बिल्कुल। मान लो लॉ की 6 क्लासेस आपकी रेगुलरली जब स्टार्ट होगी, लॉ सब्जेक्ट की, अकाउंट्स की 6, टैक्स की 6 और कॉस्ट की 6, क्या ये 24 होता है कि नहीं? जो मैंने आपको ऑलरेडी बोला 24 इफेक्टिवली कंप्लीट हो जाएगा। बट आप सर 22 बोले, ऐसा क्यों बोले आप? क्योंकि मैं मानता हूं लॉ एज अ सब्जेक्ट को आप हफ्ते में 4 दिन से 5 दिन भी करेंगे तो भी चलेगा। मतलब अगर आप वीक में 6 क्लास की जगह 4 क्लास करेंगे, इट्स ओके, अनलेस अदरवाइज यू आर टेकिंग लाइव क्लासेस। तो सर इससे फायदा क्या होगा? लॉ सब्जेक्ट का पोर्शन 80 क्लास है एज कंपेयर टू अदर 2 सब्जेक्ट ऑफ ग्रुप 1। तो जब तक आपका बाकी सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहा होगा, इसको आप 4 करके भी एक्सटेंड कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो मैंने जो 2 माइनस किया है जिससे आपका ये वैल्यू आएगा, वो जनरली लॉ के क्लास से मैं माइनस करता हूं, बट बाकी का आप 6 क्लास कर सकते हैं। वैसे अभी इस बैच में मई 26 और सितंबर 26 वाले बच्चे हैं। सॉरी, सितंबर 26 अभी मैं आपको लीगली बोल नहीं पा रहा हूं। हाँ, तो जो भी, मतलब मे भी सितंबर 26 वाले बैठे हैं, और वो सितंबर 26 वाले जब एग्जाम्स देंगे या रिजल्ट्स आएगा पहले तो उसके बाद जब आप लीगल टर्म्स में घुस जाएंगे यहाँ, तब ये क्लासेस की रूटीन स्टार्ट होगी। मे वालों का ऑलरेडी ये रूटीन स्टार्ट हो चुका होगा, यानी उनका ऑलरेडी टैक्स लॉ चल रहा है अपने पेस में, और कई लोग तो ग्रुप 2 भी पहले कर चुके हैं, एफएमएसएम मैं देख पा रहा हूँ यहाँ लोग बैठे। तो उस वजह से अगर आपको ये रूटीन मैं बताऊं तो मे वाले लोग के लिए भी कोई हैबिचुएशन वाला बात अगर आता है तो सर अभी तो आपका 3 क्लास चालू हो रहा है कॉस्ट का, अकाउंट्स का 4 हो रहा है, तो हम लोग कैसे ये सारा चीज करेंगे? तो भाई आपको वो 2 क्लास अभी कोई और सब्जेक्ट का खत्म कर देना है पहले। मतलब से फॉर एग्जाम्पल लॉ आप 6 ही करो ना, टैक्स आप 6 की जगह 8 करो ना, क्योंकि मे टर्म वालों को तो ऐसे भी मैक्सिमम चीजें रिकॉर्डेड मिली हैं चाहे कोई भी सब्जेक्ट की हो। तो आप लोग ज्यादा क्लासेस बाकी सब्जेक्ट का करके पहले वो सल्टा लो,
ताकि आपका जब यहाँ पे बात आए, जब हम लोग फुल फ्लेजेड स्टार्ट करें तो आपका 2-3 सब्जेक्ट कंप्लीट रहे। तो ये मई वाले लोग के लिए एडवाइस, और सितंबर वाले तो जब होगा तब पता चल जाएगा क्या करना है। तो आफ्टर रिजल्ट्स वी विल मेक श्योर कि आपकी रूटीन इतनी तगड़ी रहे कि ये 22 क्लास तो आपका छूटे नहीं कभी। और देखो, एक ही प्रण लेना है आपको, कंसिस्टेंसी। सीए में बनने का एक ही तरीका है। मैंने क्लास के फर्स्ट रैंकर को फेल होते हुए देखा है, और जो शायद 3 बार फेल हुआ हो स्कूल में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, वो एक बार में सीए निकाला हो। और इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। इवन अविनाश संचेती के ओन ब्रदर, जिन्होंने बोर्ड्स में मैथ्स में फेल किया और उस वजह से उनको कॉलेजेस नहीं मिल रहा था। एक सब्जेक्ट में फेल हुआ तो बोर्ड्स फेल नहीं माना गया, बट फेल हुआ, और वो एक बार में सीए निकाला, एक बार में सीएस निकाला, और आज बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं वो शेयर मार्केट में। सोचो, जिस आदमी को मैथ नहीं आता वो आज फ्यूचर्स ऑप्शंस खेल रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी चीज पॉसिबल नहीं है या पॉसिबल है। हमारे स्कूल के जो टॉपर थे संदीप निवेटिया, 3rd आए थे अविनाश सर के बाद, उनका 3 बार में इंटर निकला और 5 बार में फाइनल निकला। क्यों सर? कंसिस्टेंसी लूज कर दिए बीच में। अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो मैं देखा हूं कि मैं गधा से गधा को पास कराते हुए देखा हूं और होशियार से होशियार को फेल होते हुए देखा हूं। तो आपको एक ही काम करना है, कंसिस्टेंट रहना है। आप ये मत सोचना सर वो एक्स होशियार है इसलिए शायद उसका पहले हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ कई लोग बैठेंगे जिनका फाउंडेशन भी कई बार में निकला हो, 2 बार 3 बार, तो ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पिछले बैच में था विभोर जयपुरिया बोल के लड़का, उसने 3 बार में फाउंडेशन पास किया, मतलब 3rd टाइम फेल हुआ, 4th टाइम में पास किया, इंटर एक बार में निकाला अगले ने। मैंने उसको एब्सेंट करते हुए सिर्फ 3 दिन देखा मेरे पूरे क्लासेस में, चाहे कॉस्ट एफएमएसएम, 3 दिन टोटल मिला के, और वो लड़का एक बार में दोनों ग्रुप निकाला। तो जब ऐसा हुआ तो मैं देख सकता हूँ कुछ भी हो सकता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, 3 बार फाउंडेशन फेल किया, 3 बार लॉ में फेल किया था वो, और 4थी बार जब पास किया .40 आया उसका, .40 बच गया, और अगली बार इंटर एक बार में निकाल लिया बंदे ने, एक बार में। तो ये तो देखो कुछ भी हो सकता है, बात समझ में आ जाना चाहिए। तो मोटिवेशन ये लो। मैं जानबूझ के अब्रप्ट केसेस बोलता हूं, मेरे को नहीं चाहिए मैं आपको रैंक का दुनिया अभी से दिखाऊं। अभी तुम जानते क्या हो कि सब्जेक्ट क्या है, तुमको तो पता ही नहीं क्या कोर्स मॉडल है। तो अभी वो सब दुनिया मत देखो, अभी दुनिया ये देखो कि भाई सब्जेक्ट से प्यार करना है, और उसके लिए क्या चाहिए सर, पूरा घुस जाएंगे इस सब्जेक्ट में, जितना हो सकता है रंगने का कोशिश करेंगे। आइए अब बात करते हैं हम हमारे ग्रुप 2 को लेके क्या सब्जेक्ट्स है। ठीक है, ग्रुप 2 में बता सकते हैं आप 3 सब्जेक्ट्स का नाम? एनीबडी ऑनलाइन लाइव प्लीज बोलेंगे। हे हेलो, हे हेलो, क्या बोला? हे आलो, हाँ हे आलो। बगा है पागल लोग, चालू हो गए, आज ही चालू हो गए मेरे साथ। मतलब कुछ दिन तो, मतलब नए लोग को तो थोड़ा थोड़ा समझ नहीं रहे हो तुम लोग। बताओ फटाफट, क्या 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 3 सब्जेक्ट्स हैं? कॉस्ट है, बस नाम कॉस्ट है सब्जेक्ट का। ओ माय गॉड, पूरा मतलब आईसीआई मॉडल देख के आया है। अरे सर बुक का पहला पन्ना में लिखा हुआ है आपके, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। एक मिनट, ग्रुप 1 में कहीं भी वर्ड मैनेजमेंट था? अच्छा, ग्रुप 2 में 2 सब्जेक्ट, उसमें भी आधा आधा SMFM, तीनों में क्या वर्ड है अभी तक? मैनेजमेंट। पता नहीं, ये दायित्व मेरे हाथ में ही आ गया, मैनेजमेंट। मतलब जितने भी मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं आपके करिकुलम में, मेरे हाथ में। उसके बाद क्या आता है आपका? ऑडिट एंड एथिक्स। ओ माय गॉड, एथिक्स जैसे तुम्हारा बहुत है। तो ऑडिटिंग एंड एथिक्स, ये 2 काम आपको और पढ़ने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरा कोर्स मॉडल है ग्रुप 2 का और ग्रुप 1 में, ग्रुप 1 में सारे लॉज है। अकाउंट्स इज ऑल्सो लॉ, आपको अविनाश सर ने कल बताया होगा एएस के बारे में। तो वो क्या है सर? प्रिंसिपल्स, रूल्स जिससे अकाउंट्स बनाने हैं। टैक्स लॉज, नाम ही है, टैक्स नहीं, टैक्स लॉज। और एक्चुअली कई लोग से जब कल बात कर रहा था ना, लोग को पता भी नहीं क्या है, तो वो देख के बोल रहा है 2 ठो लॉ है। मेरे को एक जन मेरे को बोला 2 ठो लॉ है सर, एक लॉ है और एक टैक्स लॉज है। मालूम है तुम फोन में क्या बोला था हमको? बोलता सर 2 ठो लॉ कैसे है? हम बोला 2 ठो लॉ नहीं है, वो टैक्स है। बोला तो टैक्स लॉज वर्ड था। मतलब सोच रहे हो सब्जेक्ट के बारे में अभी हमें कोई भी बात पता नहीं। वो टैक्स लॉज है, और एक लॉ एंड कॉर्पोरेट लॉ वाला पार्ट है, अलाइड लॉज है, अदर लॉज है। तो मतलब लॉज 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 लॉज, एक्ट्स 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 बड़े पड़े हैं उधर, और यहाँ पे बिना एक्ट की बातें हो रही हैं। यहां सिर्फ और सिर्फ आपको बनिया हिसाब, दूसरा कि कैसे चीजों को मैनेज करना है वो सीखना है। और वो कभी भी लॉज नहीं हो सकते, प्रिंसिपल्स नहीं हो सकते। इट्स जजमेंटल एंड हेंस इट कैन बी गुड और बैड फॉर समवन एंड मे बी
रिवर्स फॉर अदर, मतलब किसी के लिए अगर वो मैनेजमेंट अच्छा है तो किसी के लिए वो मैनेजमेंट खराब भी प्रूफ हो सकता है। तो ये काफी जजमेंटल स्कोप है जो यहां हम सीखेंगे, यानी ये हमें उस लॉस को इनेक्ट करवाने में काम करवाएगा। और आखिरी सब्जेक्ट जो ऑडिट है वो चेक करता है कि सारे काम जो हमने कंपनी में किए हैं वो सही था कि नहीं। बीइंग अ सीए आप अल्टीमेटली यही जानते हो, आपको ऑडिटिंग राइट्स मिलता है। आप एक कंपनी का ऑडिट करके, स्टैट्यूटरी ऑडिट, क्या वर्ड होता है, व्हाट डू मीन बाय स्टैट्यूटरी ऑडिट सर? सर ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑडिट का मतलब होता है चेक। तो स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या होता है? आप लीगली एज अ सीए एक कंपनी के बुक्स को जब अप्रूव करोगे तो ही वो बुक पास माना जाएगा, कि मतलब नहीं इस बुक में कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज वो बुक पास माना नहीं जाएगा। तो ये पावर आपको आईसीएआई ने दिया, जो कि एक बच्चा है किसका सर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो इस बच्चे ने जो पावर दिया है, तो आपको ये पावर को सही इस्तेमाल करना होगा। और अगेन विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए आपको धीरे धीरे अब तैयार होने हैं। अभी आप किस स्टेज में हो? डिप्रेशन स्टेज पे हो? नहीं नहीं नहीं, एक स्टेज ऐसे स्टेज पे हो जहां अभी आपको मालूम नहीं कहां खाई कहां कुआं, कि भैया इस तरफ गिरेंगे कि इस तरफ। अभी हम एक जगह खड़े हैं जहां हो सकता है हम पहले पीछे फिसल के पीछे गिरे माथे के बल पे, या आगे बढ़े। तो अगर आप उस स्टेज पे है तो मैं बता दूं, इस स्टेज में तो आपको एकदम फ्रीली सिर्फ सुनना चाहिए, समझना चाहिए, और ऐसा बात करना चाहिए ना कि तंग कर दो मेरे को ना, ऐसे आके कि बात कर करके कि सर बताइए ना इसका मीनिंग क्या है, सर नहीं आप बोलो बोलो क्या होता है ये बताओ, तंग कर देना। मतलब हमको सिर्फ आज समझना है ये वर्ड के बारे में, घोट के पी लेना है कि ये होता क्या है। अगर वैसे पढ़ाई कर लोगे तो आपको कोई टेंशन नहीं होगा। और मेरा मेथोडोलॉजी जितने लोग पहले पढ़ चुके हैं वो जान लेंगे, नहीं तो मैं आज बता दूंगा आपको कैसे हमें चलना। मैं थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हूं किस मामले में? क्लासेस को लेके बस, बाकी और किसी चीज में मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूं। मतलब आप मेरे को ऑफ ट्रैक मिलेंगे मेरे 2 घंटे के क्लास के बाद, तो आप बोलोगे ये तो हमसे बचकाना है, ये तो हमसे गंदा बात करता है। तो ऑफ ट्रैक मेरी कहानी अलग है, बट व्हेन आई एम टीचिंग 2 hours आई वांट कि आपका कंसंट्रेशन पीक में रहे, और उसको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, चाहे मेरे को कुछ भी आपको झाड़ना हो, चाहे प्यार से समझाना हो। और दूसरा बात ये आता है कि भैया होमवर्क जब देंगे वो करके अगर नहीं आए तो ये स्कूल है, और यहाँ स्कूल ऑफ थॉट्स को मेरे को मरोड़ना बड़े अच्छे तरीके से आता है। मेरा एक ही पनिशमेंट है, कान पकड़ के खड़ा कराऊंगा बेंच में या यहाँ आके, और वीडियो रिकॉर्ड करके इंस्टाग्राम में हैंडल में आपको डालूंगा टैग करते हुए। तो पनिशमेंट काफी स्मूथ है, जिसके थ्रू आप लोग को मालूम है आप लोग कितने पॉपुलर हो सकते हो, है ना, मीम बन सकता है आपका, अरे ये देखो क्या हुआ। तो कैसा भी पॉपुलैरिटी मिले बढ़िया ही है चाहे जो हो, बट फिर भी मैं तो कान पकड़ के खड़ा करवाऊंगा। तो सर ये तो स्कूल में होता था, एग्जैक्टली मैंने थोड़ा देर पहले एक बात बोला था, कंसिस्टेंसी, शायद वो स्कूल में ही था, क्योंकि पीरियड वाइज जब क्लासेस टीचर आते थे और वो जो होमवर्क दिखाना नहीं दिखाने का था, तब तक आप सीरियस थे। फिर आपको पता चला ना जब कि ये सब हाव भाव है, कोई ऐसा बात नहीं है, आपका सीरियसनेस टूटने लगा, वरना एक वो जो अंदर होना चाहिए था आग, वो डिस्टर्ब होने लगा था। तो आई सजेस्ट यू ऑल, अभी भी आप वो आग वापस से आगे बढ़ा सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं कि जितना हो सके हमें कोशिश करना है कि रेगुलर रहे, चाहे ऑनलाइन लाइफ, चाहे लाइव, चाहे वीडियो, जो भी कर रहे हो, हमको चाहिए वीकली रूटीन मेरा टिक रहे। सर 2-4 दिन इतना ऊपर नीचे हो गया चलेगा दोस्त, इतना अपने आप को ना कसना मत कि भैया 21 क्लास किए 22 बोले थे आप, अब तो हम पीछे हो गए, कोई बात नहीं, एक दिन मैनेज कर लेंगे, 2 दिन मैनेज कर लेंगे, बट लाइफ टाइम मैनेज नहीं करना इस चीज को। तो लाइफ टाइम मैनेज नहीं करना है तो बी रेगुलर। तो लाइव क्लास और ऑनलाइन क्लास का डिफरेंस एक ही है, विच इज मेरे आंख के आगे रहोगे या मेरे मुंह के आगे रहोगे, तो कम से कम शर्म तो रहेगा कि इसको क्या क्लास में बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अदरवाइज आप कब खोगे मुझे भी नहीं मालूम। तो ट्राई कीजिएगा इस जर्नी को आप अपने साथ, मेरे साथ मिलके ब्यूटीफुल बनाओ। तो ग्रुप 2 को लेके क्या क्या बात करना है आइए लिखते हैं, एक कॉपी निकालेंगे। मैंने तो सिर्फ दिल दिमाग लाने बोला था, तो कहीं सच में कोई लोग नहीं लेके आ गए हो वही सिर्फ, तो उसी में लिख लो, कोई बात नहीं है। लिखे कैसे सर? खून निकाल लो दिल से और दिमाग में लिख लो, ठीक है? नहीं तो कॉपी खोलो और लिखना स्टार्ट करो। आपको जो अपना फर्स्ट पन्ने में ओम श्री साई नमः या जो भी लिखना है वो लिख लीजिए, मुझे मतलब नहीं है, बट आगे एग्जाम में मत लिख के आइएगा, ठीक है? ठीक है, क्या 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 क्या, हे कल की महाराज एग्जाम में मत बनाना पागल। तो तुम गंदा गंदा साइन तो ऐसी क्लास में दिखाता है, तब बोले हम कुछ
चुप रहे। आइए लिखिए, सीए इंटर ग्रुप 1 ग्रुप 2 इंटू 1.5। कुछ देखे मैंने लिखा, क्या मतलब हुआ? अरे इक्वेशन, क्या मतलब क्या हुआ इस इक्वेशन का? ऐसे मत बोलो, गलत बात, यही तो प्रॉब्लम है। ग्रुप 1 ग्रुप 2 का डेढ़ा है, बात खत्म। मतलब अगर हम एक बात बोले ग्रुप 2 को पढ़ने में 100 घंटे लगेंगे तो ग्रुप 1 को पढ़ने में 150 घंटे लगेंगे। तो अगर इस हिसाब से आप चलोगे तो आपको मैं बता दूं कि इसीलिए एक सब्जेक्ट यहां ड्रैग किया जाता है ताकि वो थोड़ा एक्सटेंड हो और आपको लास्ट तक याद रहे। यहां पे थ्योरेटिकल स्टफ ज्यादा है और यहां पे थ्योरेटिकल स्टफ कम है। मैं ये नहीं बोलूंगा प्रैक्टिकल ज्यादा है, मैं बोलूंगा थ्योरी कम है। क्यों ऐसा बात सर? क्योंकि यहां अकाउंट्स, लॉज, टैक्स तीनों थ्योरी है और यहां पे सिर्फ 150 मार्क थ्योरी है विच इज ऑडिटिंग एंड एसएम। बाकी 150 मार्क ऐसा है कि एक भी थ्योरी नहीं है, एक भी, जीरो थ्योरी इन एफएमएन कॉस, जीरो। आई एम नॉट जोकिंग, मैं दिखाऊंगा तुमको। मतलब आप बिना थ्योरी अटेम्प्ट किए 100 मार्क का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करके निकल सकते हैं ये दो सब्जेक्ट में 100%। तो ये एक बहुत अच्छी बात हो जाती है इस दो सब्जेक्ट पे, और दोनों ग्रुप देने के इसलिए यही फायदे। क्योंकि अगर आप एक ग्रुप सोचो, आज सितंबर अक्टूबर चल रहा है, 26 से 25 से अगले या तो मई 26 या तो सितंबर 26 तक, यू हैव लिटरली, सितंबर वालों से अगर बात करें तो 11 महीने। अगर आप 11 महीने सिर्फ एक ग्रुप पढ़ते हो और उसके बाद बोलते हो कि अगले ठीक 3 महीने बाद हम ग्रुप 2 देंगे, क्या ये जस्टिफाइड है? एक साल एक सब्जेक्ट को, मतलब एक ग्रुप को, और फिर 3 महीना एक ग्रुप को, और वो भी तुमको क्या लगता है तुम एग्जाम देने के बाद तुरंत पढ़ने बैठोगे? पहले तो 10 दिन तुमको होश ही नहीं आएगा, फिर जब होश आएगा तो इस बात का होश आएगा होगा कि नहीं होगा, तो वेट कर लेते हैं रिजल्ट का, और फिर वही डिलेमा। तो ये जो डिलेमा आता है ना, इस चीज से बचना बहुत जरूरी है। तो सिंस इसमें टाइम भी कम लगता है तो वी प्रेफर इस सब्जेक्ट को आप साथ में चालू करो। दोनों ग्रुप देने के फायदे भी दिख रहे होंगे कि इसमें अगर टाइम भी कम लगेगा तो दोनों साथ में सिनर्जी में पढ़ने से पास परसेंटेज हमारा ही जल्दी आएगा। और आपको मालूम होगा सेट ऑफ का बेनिफिट जो कल अविनाश सर आपको बताएं, क्योंकि आपको फाउंडेशन में इस बारे में आइडिया नहीं था, तो यहाँ पे इस बारे में आइडिया रखना जरूरी है कि सेट ऑफ का बेनिफिट है। तो अगर सेट ऑफ का बेनिफिट है तो उसको अप्लाई कर सकते हैं। जिनको पहले तो ये लाला होता है कि भैया पास कैसे होना है, तो पास कैसे होने का टेंशन खत्म करो, फिर अच्छा मार्क्स धीरे धीरे एड ऑन करते रहेंगे। तो ये अगर हम लोग को एक साल में दोनों सब्जेक्ट पढ़ना है तो इससे पहले कितने स्टडी आवर्स होने चाहिए सर हमारे? मैंने आपको कितना बताया बताइए? टू कंप्लीट, लिखिए, टू कंप्लीट दी होल सिलेबस of both groups together, we require 6 months of classes and 1.5 to 2 months of self study। 8 मंथ का पैकेज है जिसमें नवंबर में क्लास स्टार्ट होगा, जो लोग का सितंबर में, जैसे मई वाले लोग का 1 महीना पहले स्टार्ट हुआ। तो इस लॉजिक से अगर आप चलेंगे तो काम कंप्लीट होगा आपका, एकदम एम्पल टाइम से आपको ये सारी चीजें करने मिलेंगी। टू डू दिस वीकली क्लासेस रूटीन क्या होगा? वीक टारगेट, लिखिए, वीकली टारगेट क्या बताया अभी? बताइए आपको, मैक्स 24 क्लासेस, मिन 22 क्लासेस। इस रेंज में आपको रहना है। ये करने के तरीके क्या है सर? वे आउट, वे आउट, वे आउट ये रहेगा 4x3, 3x4। ये मेरा मॉडल है जिसमें आप बोलोगे तो 4 क्या है सर? 4 डेज, और ये क्या है? क्लास। तो
4 days into 3 class 12 classes और 3 days into 4 class 12 classes comes to 24 classes। तो मैक्स तो ये अचीव हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम ये टाइम पे छुट्टियां भी बहुत है, प्लस सैटरडे संडे कॉलेजेस नहीं रहते, तो वहां पे आप 4-4 क्लासेस कर सकते हो। सैटरडे रहता भी है तो ऑलमोस्ट सारे वो 1.5 घंटे के क्लास सुबह सुबह या शाम को आपके रहेंगे कॉलेज, तो उस वजह से यहाँ पे मैनेज करना पॉसिबल है। तो टारगेट करना है कि संडे तो 4 क्लास करना है। अब अगर कोई इसके अलावा काम कर लेता है तो बहुत सही तरीके से आपका सब चीज कंप्लीट हो जाएगा। अगर सर हम इसके अलावा एक काम करें, और वो है, कई लोग ऐसे काम करते हैं 4 की जगह 7 इंटू 4, सॉरी 6 इंटू 4 कितना होता है, एंड 1 इंटू 0 कितना होता है 0। वाओ, क्या 24 हुआ? क्या कहना चाह रहा हूं समझ में आया? 6 दिन 4 क्लास करो। कौन सा है ये वाला लोग? मंडे टू सैटरडे, और संडे रखो अपना हाथ में बफर कि यार किसी दिन सर 4 नहीं 3 हुआ तो सर वो हम वहां पे कवर करेंगे। बट ये मैं जनरली नॉन कॉलेजिएट के लिए बोलता हूँ, जिनको कॉलेज नहीं जाना है या लिए ही नहीं है, तो वो ये सेकंड पैटर्न में भी जा सकते हैं। इस टर्म में मैंने कई लोग को सेकंड पैटर्न में जाते हुए देखा, एंड दे वेर कंसिस्टेंट, सो दे हैड टाइम बफर डे संडे। बट ऊपर वाले स्लॉट में आपके पास कोई बफर नहीं है, एक्सेप्ट, बताइए बफर कहां दिख रहा होगा? ऊपर वाले में कहां बफर दिख रहा है आपको? एनीबडी? मैं कुछ बफर वर्ड बोलता हूं, समझ में आता है आपको? बताओ कहां दिख रहा है? 3 इंटू 4 की 4 इंटू 3 में बफर है, 4 इंटू 3 में बफर है। मतलब जो वो 4 दिन 3 क्लास करना है, अगर कोई दिन मान लो वो जो 3 दिन 4 करना था उसमें कुछ छूट गया, तो कोई एक दिन वापस हम मैनेज कर सकते हैं। यानी यहां पे भी पॉसिबिलिटी है बफर का कम, बट वहां ज्यादा दिख रहा है, और वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि नॉन कॉलेजिएट लोग के लिए ये सबसे बढ़िया रूटीन होता है, बहुत बढ़िया रूटीन होता है। तो इस तरीके से आप क्लासेस को कंटिन्यू करोगे, और आप देखते भी हो जनरल पैटर्न भी वही है टीचर्स का। सारे सब्जेक्ट्स क्या चलते हैं सर? 6 days अ वीक, और वही 4 सब्जेक्ट का जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की आपको कि 6 चलता है। तो अगर ये रूटीन भी आप अप्लाई करते हो, इट्स वेरी गुड फॉर योर फुल कंप्लीशन सिलेबस। डन है सबको? चलिए, इतना बात बताने के बाद मेरे को यही चीज पे फोकस करना था, क्योंकि मेरा काम ही मैनेजमेंट है। अविनाश सर ने कल आपको ओवरव्यू, प्रिंसिपल्स, लॉज के बारे में बात की है, मतलब क्या होता है सब्जेक्ट वो बताया, पॉलिसीज जैसे प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपको बताया। मेरे को सब नहीं आता, मेरे को जो आता है वो है कि अब उस प्रिंसिपल्स को मैनेज कैसे करना है। पता तो चल गया, सिलेबस इतना है, अब इसको पढ़े कैसे, तो वो बात मैंने आपको बताना स्टार्ट किया। क्या बोलो, डन है सबको बात? लिखिएगा नीचे वापस से एनएम, नरेंद्र मोदी नहीं, ठीक है, एनएम के अंदर डालिएगा कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, एफएम, एसएम। अब आया असली मजा आज का। क्या लिखा हूं? 3 सब्जेक्ट के बारे में, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव और थीम। जितने लोग में क्लासेस कर चुके हैं एफएमएसएम का, प्लीज वो एक बार थोड़ा सा बस सुने बच्चों की बातें और अपने माइंड में लाने का कोशिश करें मैंने जो भी बोला, बट रिप्लाई करते वक्त इनको थोड़ा मौका दे, ठीक है? इंटरेक्टिव, वेरी इंटरेक्टिव। बताइए इस सब में क्या कॉमन वर्ड दिखा आपको? एनीबडी? एकदम आसान भाषा में, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? एकदम आसान भाषा में, व्हाट डू यू मीन बाय मैनेजमेंट? अब मेरे पास अगर हेनरी फियोल का तुम लोग वो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोलना चालू किया, जिसमें एस्प्रितो दी क्रॉप्स ऐसा कुछ था क्या लास्ट में जाके, एस्प्रितो दी क्या, हम तो उसको जानबूझ के ऐसे बोलता था ताकि वो मैजिकल स्पेल की तरह याद रह जाए कि एक हैरी पॉटर का स्पेल है, तो ऐसे याद रहे, स्पेलिंग याद हो गया, बट बोलते जानबूझ के ऐसे थे ताकि वो लगे। क्या मीनिंग होता था? क्या मीनिंग क्या होता था? एस्प्रितो दी क्रॉस सुना मैं, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, थोड़ा बहुत तो अबे साइंस ते भी सुना होगा। हाँ हाँ, रिप्लेस
वी मतलब क्या, टीम वर्क, टीम स्पिरिट। अगर वो स्प्रीतो का मतलब समझना है, दे क्रॉप मतलब टीम में स्पिरिट होना चाहिए, मिलके काम करने से। और ये आई से वी ये सब मत बात करना तुम लोग को मतलब यही सब जैन जी को यही भाषा चाहिए, आई से वी ये सब मत बात करना। आई से वी बीच में बोल देगा जितना आता है फिर, तो वो सब नहीं है। आई से वी कैसे जाना है, हमको क्या बताना था सर, आई से वी नहीं, हम बोलना चाह रहे हैं कि भैया टीम स्पिरिट होना चाहिए, तो वो मैनेजमेंट होता है, टीम स्पिरिट। अब बताओ तब मेरे ख्याल से क्या होता है मैनेजमेंट, कौन हुआ मैनेजमेंट, क्या मतलब एक वर्ड में अगर मैनेजमेंट बताना हो तो? गलत बात, आप बोल रहे हो मैनेजिंग ऑफ वेल्थ, मेन, सी मेन, यू, हाउ डेयर यू, तुमको मालूम है ना यार हील वाला भी जूता का लोग आता है। हाँ तो वही तो इंक्लूडेड है ना, तो तुम ही शी है, शी ही है। तो ही में सी रहते हैं, बट ऐसे नहीं बोलते ना, अपने तो बोलते ना पीपल, है ना, ह्यूमन बीइंग बोल, मैन दिक्कत हो जाएगा बाद में। हाँ बताओ फटाफट। अच्छा मतलब ग्रुप ऑफ पीपल मैनेजिंग दी मैन कि मैनेज्ड बाय दी मैन? अच्छा पीपल मैनेजिंग दी रिसोर्सेज, तो तुम मेरे को मैनेजिंग दी रिसोर्सेज वर्ड का बात किया, तो ये मैनेजिंग दी रिसोर्सेज क्या है ऐसे, बूम, क्या है किसका, मैनेजिंग दी रिसोर्सेज करते कैसे हो, एलोकेट करना, नहीं नहीं नहीं, तो फिर वापस नहीं 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 नहीं, सीधा बात है, एक जरिया है, क्या है बताइए, जिसको आप बोलते हो अगेन प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है एक बताइए, प्रोसेस। कौन करता है प्रोसेस? ग्रुप ऑफ पीपल। पता उनको भी क्या बुलाते हैं? ओ माय गॉड, यानी ये मैनेजमेंट वर्ड कैसे डेफिनेशन मैं बोलूंगा अगर बोलूंगा तो, जैसे मनी इज व्हाट, मनी डज, क्या डेफिनेशन है मनी का, मनी इज व्हाट, मतलब उस समय मनी वर्ड है वापस, तो बोल रहा है ये क्या था, तो पैराडॉक्स घुमा के दे दिया तुम मेरे को कि मनी इज व्हाट, मनी डज। वैसे ये मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस डन बाय मैनेजमेंट, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस डन बाय, और अब जो ये वर्ड मैनेजमेंट है इसका मतलब है दैट की ग्रुप ऑफ पीपल इन दी कंपनी। तो एक की ग्रुप ऑफ पीपल भी डेफिनेशन है, और एक क्या डेफिनेशन आया बता सकते हैं आप? जैसे अभी बोला एक जरिया, तो ये दोनों ही काम अगर हमें सीखना है तो एक पक्की बात है की ग्रुप ऑफ पर्सनल जो कंपनी के कहां बैठे होंगे सर, हर लेवल पे हर काम देख रहे होंगे, वो क्या प्रोसेस बनाते हैं जिससे हम सारा काम काज कंप्लीट कर सके। और उसका बेस्ट एग्जांपल मैंने ठीक पिछले पन्ने में आपको बताया, जो कल अविनाश सर ने आपको नियम कानून बताया उसको कैसे अप्लाई करना है वो सिखाया। तो आज हम लोग इस मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। बगल में लिखा हूं ऑब्जेक्टिव और थीम। कोई भी सब्जेक्ट क्यों पढ़ते हैं, टैक्स क्यों पढ़ रहे हो, इनकम टैक्स क्यों पढ़ रहे हो, अच्छा आई जीएसटी छोड़ो, इनकम टैक्स क्यों, हाँ वो भी कल बोल रहा था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हाँ इनकम टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये इनकम टैक्स क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि टैक्स बचा सके। सीधा देखो, अगर सही बात नहीं करोगे, अंदर का रखोगे अपने, सो नॉलेज लेंगे बहुत में इसे ऑलरेडी घंटा, पैसा बचाना है, जो कमा रहे हैं उसको बचा के रखना है, चोरी मत बोलो, प्लानिंग बोलो। बी धीरू भाई अंबानी, डोंट बी विजय माल्या। तो धीरू भाई अंबानी बनो, चोर क्यों बनना है भाई, हाँ मेरे साथ मत रहना, कलयुग है तो मे भी हम विजय माल्या बन के निकले, बट बी धीरू भाई अंबानी। धीरू भाई अंबानी के वजह से ये टैक्स आया है दोस्त, वरना ये टैक्स नहीं था। सर क्या बोल रहे हो, टैक्स तो 1961 में आया था, धीरू भाई अंबानी तो बहुत बाद आया था बाबू। टैक्स के अंदर टैक्स लॉस, टैक्स लॉस धीरू भाई अंबानी की वजह से आया। अब नया डीटी कोड आने वाला है, और आप बैच होंगे जो दोनों बात पढ़ रहे होंगे फाइनल में, और ये कौन बोला इंटर में नया पुराना वाला ही पढ़ोगे, May 27 तक चेंज हो सकता है। ये बीच बीच में जो बदमाशी कर रहे हो ना सर आप, रुको हम आपको बताएंगे बाद में, रिजल्ट आने दीजिए, हाँ बता देना। तो मैं आपको बता दूं कि May 27 से पहले निकालना है दोस्त, क्योंकि उसके बाद वापस इंटर में भी नया पढ़ना पड़ सकता है। तो जो पुराना 1961 है वो चेंज हो जाएगा डीटी कोड से। तो सर हम तो बहुत फायदेमंद रहेंगे, दोनों चीज जानेंगे, यस, क्योंकि आप उस प्रोसेस को समझेंगे अगेन कि चेंज क्यों रिक्वायर्ड था। और ये चेंजेस जितने भी है वो एक आदमी की वजह से हुआ है, द पॉलिएस्टर प्रिंस ऑफ इंडिया नेम्ड
धीरू भाई अंबानी। उनका बुक का नाम है द पॉलिएस्टर प्रिंस। सुपर बुक। इससा मौकरी उड़ाया है ना इंडियन गवर्नमेंट का, बैंड था इंडिया में, अब जाके मिलने लगा है वापस किताब अमेजोन पे। सो नाइस बुक। ऑटोबायोग्राफी नहीं है बट बायोग्राफी अबाउट धीरू भाई अंबानी। 52% of tax amendments till yet from 1961 till yet is due to one person, Mr. Dhirubhai Ambani, who is a metric fail. What do you mean by metric? 10th fail. एक 10th फेल बंदे ने पूरे इंडियन गवर्नमेंट का जो ऊपर IRS IAS बैठे ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हैं सबका धज्जी उड़ा के रख दिया। क्या करके? टैक्स चोरी, प्लानिंग। चोरी करता तो आज जेल में होते वो, नहीं, प्लानिंग किया। पकड़ ही नहीं पा रहे लोग, लूप होल्स पकड़ रहे, और फिर उनके चक्कर में अमेंडमेंट्स आने पड़ रहे। 52% टिल येट अमेंडमेंट्स आर ड्यू वन वन पर्सनैलिटी, धीरूभाई अंबानी। मतलब लोग यहाँ टैक्स लॉस चेंज होता था पहले उसके घर जाता था इंटरव्यू लेने, ना कि कोई बड़े आदमी के पास। चिद्दू, आई कॉल पी चिदम्बरम चिद्दू, मेरे दोस्त यार लगते हैं, तो आई कॉल, नहीं मैं मिला हुआ उनसे ऑन लिटरल जेन्युइन सेंस, मैं मिला हुआ भी उनसे। तो चिद्दू जी, कल जिनसे मैंने तेरे को मिलवाया था ना, वो उनके साथ बहुत बार बैठे हैं ऑफिस में, तो उनसे मिला हुआ मैं। तो वो पी चिद्दू, मैं बोलता हूं उनको पी चिदम्बरम, उन्होंने 1997 कितने ईयर में धीरूभाई अंबानी को ओपन चैलेंज किया कि पिछले 20 साल से कंपनी चला रहे हो, 10 साल से कमाई कर रहे हो, 1 रुपए का टैक्स नहीं दिया। सोचो, हैविंग करोड्स ऑफ प्रॉफिट, उस समय कितने का टैक्स नहीं दिया? ऐसे कैसे सर? वही कुछ तो लूप होल्स थे टैक्स लॉज में जो उस आदमी ने यूज किया हो, जो शायद अभी आप नहीं समझो ही ना। क्यों नहीं समझे? क्यों नहीं समझे? क्योंकि आप टैक्स चालू नहीं किए हो। कई लोग टैक्स चालू नहीं किए हो, तो कैसे समझेंगे सर ऐसा क्या टैक्स लॉज को यूज कर लिया वो। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो मैं बताऊंगा आपको कि उसमें भी कैसे उसने गेम खेला। तो वन ऑफ द वेरी नाइस पॉलिसी उसने यूज करके गजब इंडियन गवर्नमेंट का मौकरी उठाया। 1997 बजट, धीरूभाई अंबानी को पी चिदम्बरम ने नेशनल टेलीविजन पे माइक से ओपन चैलेंज किया कि अब बच के दिखाए रिलायंस इंडस्ट्री टैक्स बिना दिए। और वो बेचारा टीवी के उस पार अपने घर पे सोफा में बैठा बैठा, मैं इमेजिन कर रहा हूं, मतलब आई डोंट नो वेदर रियली और नॉट, सेड चैलेंज एक्सेप्टेड। 1998 जब टैक्स रिटर्न भरा गया, रिलायंस कंपनी पेड 0 टैक्स। 1998 के बजट में द वेरी सेम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया पी चिदम्बरम ऑन द वेरी सेम नेशनल टेलीविजन अपोलोजाइज टू मिस्टर धीरूभाई अंबानी कि मेरा मिस्टेक हो गया सर, आपको इतना बड़ा हम बेवकूफ समझे क्योंकि आप तो 10th फेल थे ना। वो दृश्यम मूवी की तरह, समझ गए ना, वो जैसे बोली ना, ये तो बहुत स्मार्ट निकला यार, ये तो 4थी फेल था, बट ये तो विजय सागरकर तो कुछ अलग ही आदमी निकला। सेम एकदम इंडियन गवर्नमेंट का मजा ले लिया, बोला ना पुलिस वाले का मजा ले लिया उसने इंडियन गवर्नमेंट का मजा ले लिया, एकदम सेम। मतलब मूवी बन सकता है दृश्यम जैसा उसके ऊपर, ऐसा कहानी है उनका। तो उसके बाद जो वो एक लूप होल था उसको भी उसने क्रैक किया। सोचो, इतने बड़े बड़े लोग ने लॉज बनाने के बाद, और उसके बाद जब वो एक और लूप होल पकड़ा गया, अगले साल से रिलायंस कंपनी ने पहली बार टैक्स देना स्टार्ट किया। कुछ तो मजेदार चीज है ना समझने को। मतलब देखा जाए तो इट्स ऑल अबाउट कि हर चीज के लॉस को भी हम मोल्ड करके अपने हिसाब से मैनेजमेंट अगर अच्छा रखे तो काम कंप्लीट हो सकता है, एंड वी कैन डू एनी टाइप ऑफ मैनेजमेंट। अब ये टाइप ऑफ मैनेजमेंट किस में आया सर? सब चीज में आ गया। ये हो गया सर, सीधा सा बात है, मैंने पैसे बचाए हैं, और हम चाहते ही वही है कंपनी के व्यू पॉइंट से। हमें हर जगह क्या कोशिश करना है? पैसे बचाना या पैसे कमाना। जैसे मैंने फोन किया था आदित्य बिरला जी को, जानते हो आज पे, हाँ ये देखियो, ये कंपनी जो है ना एलन सोली, ठीक है, ये उन्हीं की है। मतलब अपने को लगता है सब बाहरी ब्रांड है, बट ये आदित्य बिरला जी की कंपनी है। अब ये आदित्य बिरला रिटेल चेन को मैंने कॉल किया, मैंने बोला सर एक स्कीम है। बोला क्या स्कीम है? मैं आपका प्रॉफिट बढ़ा दूंगा। बोला प्रॉफिट बढ़ा देगा मेरा? बोला हाँ। बोला बता कैसे? सेल्स बढ़ा दीजिए, खर्चा कम कर दीजिए। अगर मैं फोन में भी हूं तो शायद वो उससे निकल के हमको पकड़ के मार देता,
मतलब होता है ना हाथ से दिखाता है ना कार्टून में, जैसे टॉम एंड जेरी में कि फोन के अंदर से हाथ पकड़ लिया, वैसा कहानी भी हो सकता था। बट जब ऐसा बात करोगे तो क्या नहीं लगता बेवकूफ बनेंगे हम? ऑफ कोर्स सा बात है, क्या करने से पैसा बढ़ेगा? सेल्स बढ़ाने से और खर्चा कम करने से। अब ये तो बता सेल्स बढ़ाए कैसे? और करेक्ट, वो यहां सीखना है हमें। हमें पता है सेल्स बढ़ाना है, हमें पता है खर्चा कम करना है। हाउ टू डू दैट सर? हाउ टू डू दैट? दिस इज टू बी डन थ्रू दिस। क्या डन है? तो सर वो तो हम पता कर लेंगे, अविनाश सर हम लोग को बुक्स पढ़ना सिखा देंगे। एक बार जब हमने किताब पढ़ लिया उसके बाद तो आप हम लोग को सिर्फ पूछिएगा। चलो ठीक है, आदित्य बिरला की बुक्स आपको मालूम है पब्लिकली अवेलेबल होती है। क्यों बताओ? क्यों? अच्छा, लिस्टेड कंपनी है, ठीक है। और कोई कहानी? कंपनी है, आप कोई भी कंपनी का रिकॉर्ड्स, इवन पार्टनरशिप के जो LLPs है, कहां से डाउनलोड कर सकते हो? इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एक लिस्टेड कंपनी हो। उनका बैलेंस शीट, उनके जितने भी आप स्टेटमेंट बोलते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितने चीजें आते हैं? ओह, पता चल गया आप लोगों को? 5 चीज पता है आपको? लास्ट वाला पता चला जो फाउंडेशन में नहीं पता था? स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी सुने थे? स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, वही इक्विटी वाला पार्ट। अब चलो कैश फ्लोस पता था सर हम लोग को, नोट्स टू अकाउंट चलो फिर भी सुने हुए थे, बट ये जो स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी है 5वां इफेक्ट आता था। तो ये तो सबके पास अवेलेबल है, तो ऐसा क्या आप सिखा देंगे जो हमको यहां से नहीं पता चलेगा? लो देख लो, आदित्य बिरला का मैं आपको बुक्स दिखा देता हूं, जिसमें मैं आपको वो जो पुराने जमाने वाला कौन सा PL बना रहा हूं। बताना मेरे को, क्या ये देख के आप मेरे को कुछ आइडिया दे सकते हो कि आदित्य बिरला जी को कैसे खर्चा कम करवा सकता हूं मैं? ऐसे टू आता है ना इस तरह। देखो मेरा ये थोड़ा खराब है, टू और बाई मेरे से नहीं होता है, तो प्लीज मेरे को थोड़ा हेल्प करना डेबिट क्रेडिट में। वेरी 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 मतलब वीक इन दिस। लिटरली मुझे पता भी नहीं था ये सब होता है, मैं तो इधर भी डेट कॉलम बना के आता था। आपको मजाक लग रहा है? मैंने क्लास 11th के बोर्ड्स में, विद्या छू के बोल रहा हूं, PL बैलेंस शीट में डेट कॉलम बनाया था, लेजर फोलियो बनाया था, और ये ऐसे ऐसे मतलब ये और ये फिर वापस ये और ये। मुझे लगता था लेजर का ही फॉर्मेट हर जगह चलता है, ये पता ही नहीं ये सब एज ऑन डेट बनता है। सर इतना मत बेवकूफ बनाइए हम लोग को। अरे विद्या कसम, मुझे ये बात नहीं पता था, मैं बोर्ड में लिख के आया, क्योंकि मैंने 12th में 11th में कभी अकाउंट्स का ट्यूशन नहीं लिया, कभी नहीं। मैं बोला देखा जाएगा, देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। 12th में 3 महीना लास्ट पढ़ लेंगे, बट ट्यूशन नहीं लिया अकाउंट्स का कभी, सीधा इंटर में आके लिया। तो ये करता था मैं, ये देख लो तुम लोग PL में, मतलब मुझे ये भी नहीं पता। और पता है सिर्फ वहां डेट नहीं रहता था, मैं से एंट्री में क्वेश्चन मार्क कि हाँ कुछ तो डेट होगा, हमें सिखाया गया, यदि नहीं मालूम तो क्वेश्चन मार्क मारना है। मतलब इतने बुड़वक थे, बट हाँ कभी आज तक अमाउंट गलत नहीं हुआ, क्योंकि हिसाब पता है। जमा और बही घर में सीख चुके हैं। सुने कुछ बोले अभी? जमा और बही, जिसको आप अभी अकाउंट्स में बोलते हो डेबिट और क्रेडिट, हम लोग घर पे बोलते थे जमा बही। हमें ये पता है पैसा गया तो क्या, आया तो क्या, बस वही जो तुम लोग शुरू में पढ़े थे, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, बस इतना ही मेरे को आता था। हमको इतना मालूम है हम कभी गलती करेगा ही नहीं, डबल एंट्री हम सही मार के आएगा। अब मेरा बैलेंस शीट टैली हुआ, बट हम ऐसा काम करके आया। बेचारा टीचर ने 2 और पहलू हो गया। मुझे याद है वो आके मेरे को क्लास में पूछे भी कि ये क्या करके आया तुम? 20 में 18 दिए थे मेरे को, 2 नंबर काटे इस फॉर्मेट का। हम बोला पेपर फाड़ देना था आपको कि ये क्या लिख के आया है, क्योंकि मेरा आंसर राइट है, बट ये क्या बनाया है। वो बोला हम खुद आज अपने आप पे क्वेश्चन ले आए कि हम लोग कुछ गलत सोच रहे थे क्या इतना दिन से, कि ये तो बना रहे ऐसे और हम लोग सोच रहे थे बैलेंस शीट में डेट कॉलम आता नहीं। तब जाके मुझे एहसास हुआ कि अच्छा ठीक है सर, एज ऑन डेट लिखा था ऊपर, ये सब चीज एज ऑन डेट, बट पता नहीं चलता फॉर दी पीरियड। तो ये सब चीज जब पता चला तब एहसास हुआ कि भाई फॉर्मेट का दुनिया क्या है पता है, बट कम से कम बनिया हिसाब अगर काम आता है तो आप कुछ भी कर सकते हो। सिर्फ हमको जमा बही आता था और कुछ नहीं, घर पे ही सीखते आ रहे। तो इस वजह से प्लीज अगर मैं अभी कुछ बना रहा हूं तो मुझे बताइएगा कि इसमें आप मदद कीजिए। अपने पिताजी टाइप मैं हूं आपके लिए, है ना, आपके लिए तो मैं आपसे बहुत बड़ा हूं ना, तो उस हिसाब से मुझे बताइएगा कि मैं खर्चा कैसे कम करूं और सेल्स कैसे बढ़ाऊं। लो टू वो मटीरियल, समझते हो मटीरियल?
क्या मतलब मटेरियल्स का? ये कंपनी के हिसाब से बोलो ना, कौन सा कपड़ा? फैब्रिक बोलो, क्या वर्ड बोलोगे बता दो। नहीं तो तुम तो बोलोगे हम तो कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, तो क्या तुम फैब्रिक लेके आते हो घर की? रेडीमेड शर्ट्स, रेडीमेड शर्ट टी शर्ट। अच्छा फिर ये बोलेगा आप खुद तो फेमिनिज्म भूल गए, शर्ट का खाली बात, अबे ये लोग भी शर्ट वर्ट पहनता है, समझा ना? रेडीमेड शर्ट और टी शर्ट्स, बोलो क्लियर है सबको? तो एक बात बताओ मेरे को, मटेरियल समझ गए क्या हो गया हमारे लिए यहाँ? फैब्रिक, वो बटन, ठीक है। अब वो बाकी नाम मेरे से मत पूछना, कॉटन फॉटन के अंदर क्या क्या आता है। अगला बोल रहा हूँ, तो कुछ क्या दिए होंगे बताए लोगों को? पक्का? ये सब अकाउंट्स में आप देखे हो कहीं? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में ये सब लैंग्वेज सुना होगा। अच्छा ठीक है, वेजेस क्या होता है? जो 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 डेली बेसिस पे, मतलब सीधा बोलो, जो लोग इस मटेरियल पे काम करके हमें ये शर्ट बना के दे रहे, मतलब एक रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें? फिनिश गुड, जो मदद कर रहे हैं, ठीक है सर। बट जो सिर्फ वो मदद कर रहे हैं वही, कि और भी तो लोग होते होंगे जो फैक्ट्री में है? हाँ तो बहुत लोग हैं, तो इसमें कौन सा आया वो आप भूल जाओ, बस खर्चा लिख रहा हूं एक बार के लिए। अगला मैं लिख रहा हूं टू अदर एक्सपेंसेस, बड़ा सिंपल बात, क्योंकि अभी आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, तो मैंने क्या वर्ड लिखा बताइए? अदर। जो कि आप वो लिखते थे फ्रेट, है कि नहीं? ये सब चीज लिखते थे कि नहीं? ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं खर्चे का यहाँ 10,000, 8,000 और 5,000। ऊपर लिखिएगा रुपीज इन करोड़। ऑफ कोर्स, मतलब तुम लोग क्या समझ के रखे थे? यह 10,000 रुपए का मटेरियल खरीद रहा है, उतना तो तुम डेली का खर्चा कर देते होगे। खर्चा नहीं है तुम लोग का 10,000 का दिन का? कर भी मत लेना, पॉकेट मनी। डी जोन कचरा के डब्बे में वापस गिरा के आएंगे कि हम जहां से लाया इसको फेंको। तो सुनो, ये आया बात। अब इस तरफ लिख रहे हैं बाई सेल्स, ठीक है, बाई सेल्स करीब करीब 50,000। ओके, अभी तक के कैलकुलेशन को आप अकाउंट्स में क्या बोलते थे? कुछ मेरे को बताएगा? यहाँ पे एक बैलेंसिंग फिगर कुछ आ रहा है क्या? उसको आप कुछ बोलते थे, एक्सप्लेन मी, कौन सा प्रॉफिट आता है? चलो तुमको इस चीज को समझाने के लिए, टू अदर एक्सपेंस में आप इसको ट्रेडिंग वाला बात जो करते थे, ट्रेडिंग रिलेटेड एक्सपेंस, तो आप बताओ कौन सा टाइप का खर्चा आप यहाँ कमाई आप बोलते थे? व्हाट डू मीन बाय ग्रॉस प्रॉफिट? बताओ। नहीं ऐसे मत बोलो, ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब होता है सर। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ कुछ, पता ना मेरे को करेक्ट करना, जितने लोग भी जानते हैं अकाउंट्स। धंधे का प्रॉफिट, जीपी इज धंधे का प्रॉफिट, कैसा लगा बात? ग्रॉस प्रॉफिट इज धंधे का प्रॉफिट। प्लीज एकदम आज अगला 5 मिनट से ही काम खत्म हो जाएगा कि वो धीरू भाई अंबानी को या एक रिलायंस कंपनी छोड़ो एक आदित्य बिरला को कैसे समझाना है, बताओ। धंधे का प्रॉफिट कैसा लगा शिवम? ठीक है वर्ड? नहीं मतलब धंधे का प्रॉफिट नहीं है ये? सर है ही, धंधे का तो है ही, बट इसी को धंधे का प्रॉफिट बोल दे क्या? नहीं, तो ये क्या है? एक नाम तो दो। माल बेच के कितना प्रॉफिट आया? तो सेल्स माइनस एक्सपेंसेस, तो हम तो जानते हो तो प्रॉफिट होता है, बट व्हाई दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट? देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स, ग्रॉस प्रॉफिट्स, नेट प्रॉफिट। इसको आप ग्रॉस प्रॉफिट बोलते थे, क्यों बोलते थे? मैं बताऊं? वेरी गुड, इसको हम बोलते हैं, नहीं गलत वर्ड, यही मैं बोल रहा हूं। आज आपको बहुत चीज सीखने मिलेगा दोस्त। मेरे सब्जेक्ट का नाम क्या है जो अपने पढ़ने वाले हैं? अविनाश सर के लिए कॉस्ट, एक्सपेंस, ओवरहेड्स, एक्सपेंडिचर सिनोनिम है। नवनीत मुंद्रा के लिए सब में बहुत डिफरेंस है। सिमिलरली अविनाश सर के लिए अमोर्टाइजेशन और डेप्रिसिएशन नवनीत मुंद्रा के लिए सिनोनिम्स है, क्योंकि हम यहाँ लफड़ा नहीं करेगा उस सब भाषा को लेके। मेरे लिए सब एक ही, यहाँ वाला बात जो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए मेरा वाला बात एक ही। वो एक्सपेंस बोलेगा सब चीज को कि देखो मटेरियल एक एक्सपेंस है, और मेरे क्लास में अगर आप मटेरियल को एक्सपेंस बुला देंगे, हम खाल उखेड़ देंगे, क्योंकि हमारे लिए ये वर्ड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट मैटर करेगा कि किस चीज को कैसे मुंह से बोलना है। अभी जो आप वर्ड बोले डायरेक्ट एक्सपेंस, मैं यही बोल रहा हूँ, अगला बेसिक सीखना ही तो यही है कि सर इस सब बात में डिफरेंस क्या? हमें तो कुछ नॉलेज ही नहीं है, हमें तो लगता था यही सब डायरेक्ट एक्सपेंस है। ऐसा नहीं है, मैं बताऊंगा सब चीज क्या है। बताओ अब मेरे को क्यों ग्रॉस प्रॉफिट हुआ क्या? जो इनका आंसर आया, सर ये प्रोडक्शन कॉस्ट है। कौन सा खर्चा है? मतलब चीजों को बनाने का खर्चा, चीजों को।
तो सर ये तो तभी होगा ना जब कोई एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। कैसा लगा ये बात? जब कोई एक, ओ तो ये जो अभी आप बात कर रहे हो कॉस्टिंग, वो पक्का बात है ज्यादातर किसके लिए एप्लीकेबल है? क्योंकि एक ट्रेडिंग एजेंसी तो एज इट इज गुड को खरीदता है, और या तो स्मॉलर यूनिट्स या सेम यूनिट्स में आगे। उसको क्या तुमको लगता है ज्यादा तामझाम करना होगा अपने खर्चे को कम करने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए? नो। और हेंस उस केस में कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रोल नहीं आता है। तो आप देखेंगे जितने चैप्टर्स है सब किसके हैं पता है? मैन्युफैक्चरिंग के। तीसरा सेक्टर जो अभी इंडिया का नंबर 1 सेक्टर है, टर्शरी और सर्विस, वहां काम आता है आपके। क्या बताइए सर? कॉस्टिंग। क्योंकि वेरी वेरी रेयर टू अंडरस्टैंड कि इसका क्या भाव होगा, क्या वैल्यू होगा। जैसे सीए बनोगे, कई भाई बहन होंगे घर पे, किसके है, कजन फजन जो भी, कहीं ना कहीं तो होंगे कोई ना कोई तरीके से। अरे हमको ही मान लो सर, आप ही तो घर वाले हैं यार, क्या इतना सोचना, कल से खिला दीजिएगा 2 टाइम का खाना। तो सुनो, तो आप ही तो घर वाले हो। तो एक बात बताओ सर, कल को अगर कोई चाचा मामा काका मेरे को बोलता है, देख इनकम टैक्स रिटर्न का टाइम आया हुआ है, मेरा इंडिविजुअल फाइल है, थोड़ा सा लगा देना, तुम्हारे लिए तो क्या बड़ा बात है, 5-10 मिनट लगेगा, हम तेरे को डिटेल दे देता है, भर देना। मैंने कर दिया, मेरे को 10 मिनट लगा सच में। अगले दिन 2 दिन बाद मैंने फोन किया कि सर भाई मामा जी वो कुछ 5,000 भिजवा देते तो बढ़िया होता। बोला किस बात का? टैक्स तो मैंने पे कर दिया। बोला आपने टैक्स पे किया, मेरे सर्विस का क्या रे गोलू, तू मुझसे पैसा लेगा, और दूसरा तेरा क्या ही खर्चा लगा। जब ये वर्ड सुनते हैं ना दोस्त, बहुत चुभ बनना होता है। क्या बोले सुने वो? तेरा, बोला क्या ही खर्चा लगा मतलब? बोला तुम तो 10 मिनट बैठा कंप्यूटर के आगे और धूम करके रिटर्न भर दिया, तो तेरा इसमें क्या कॉस्ट? ठीक है। अगले दिन मामा जी के कपड़े के दुकान में मैं गया, शर्ट पैंट बेच रहे थे, पहनना नहीं होगा हमको, 4 ठो ले लिया, निकलने लगा पैकेट लेके। बोला अरे क्या हुआ? बोला कि आप ही तो बोले खर्चा नहीं लगा। तो बोला मेरा तो लगा है। बोला क्या लगा? बोला हम इसमें पीछे से खरीदा है माल, उनको पेमेंट किया। तो बाबू हम नवनीत मुंद्रा सर को क्लासेस का पेमेंट करके आए हैं, उसका पैसा कौन देगा? वो हमें सिखाए हैं रिकवरी ऑफ कॉस्ट। तो यार वो तुम मेरे से ही लेगा क्या? वो मैंने सब एलोकेट कर लिया है सर, मैंने जो इतना टाइम इन्वेस्ट किया है अपने पढ़ाई में उसका क्या, आपने जो मेहनत किया आपने इसमें डाला है कि नहीं अपना? बोला हाँ। तब रियलाइज होता है उनको कि सर्विस का भी एक कॉस्ट है। बट ऑफ कोर्स ये 5,000 सही है कि नहीं ये कौन बताएगा सर? क्योंकि एक एक्स कंपनी 5 भी ले सकता है, एक एक्स कंपनी 1,000 भी ले सकता है, और एक एक्स कंपनी इसका 50,000 भी ले सकता है। सेम है शर्ट, सेम ही शर्ट, सेम क्वालिटी, सिर्फ लोगो चेंज होने के वजह से क्या हो जाता है बताइए? वैल्यूएशन चेंज। तो ब्रांड का भी वैल्यू है कि नहीं? कुछ बिल्कुल। तो ये सारे प्राइसिंग एक सर्विस इंडस्ट्री में भी बहुत काम का है। तो इसीलिए आप सिलेबस में देखोगे एक चैप्टर है सर्विस कॉस्टिंग। क्या बोल के है? जो आप सिर्फ सर्विस रिलेटेड बात करोगे, बाकी सब आप मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड बात करोगे। तो जब मैंने ये बातें लिखी आपको समझ में आना चाहिए, वेजेस कभी हम एक ट्रेडिंग कंसर्न में नहीं देखते, हम किस में देखते हैं? एक मैन्युफैक्चरिंग। ट्रेडिंग कंसर्न तो कुछ नहीं होता है, दुकान में बैठा है, माल आया, माल एज इट इज बेच दिया। वो तो स्टाफ्स होते हैं जो वर्किंग स्टाफ्स है। वेजेस तो वो हो गए जो बेचारे रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड्स में तब्दील करते हैं। तो मैं बात कर रहा हूं कंसर्न्स का। तो अभी मैंने किस कंसर्न का बात किया? तो ये हुआ हमारा कौन सा खर्चा जो मैंने इस तरफ लिखा है तुम्हारे, कैसे बोलूं तुम लोग को, लेफ्ट साइड में, हाँ, 222, अरे डेबिट। बताओ, प्रोडक्शन खर्चा, सेल्स लिखा, बट 1 मिनट सर, सेल्स तो जो माल बिकता है उसका है, और ये तो जो माल बनता है उसका है, कुछ तो और एडजस्टमेंट है। यस, देयर आर स्टॉक एडजस्टमेंट, मैं मान रहा हूं या वॉट एवर इज प्रोड्यूस्ड इज सोल्ड। एक बार वो स्टॉक एडजस्टमेंट को कर दिया 0। क्या डन है सबको? तो बताओ क्या अब यही मेरे लिए बन गया प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? कैसा लगा सुनने में? कुछ बोले सुने? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स, वापस से प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ, जिसको आप बुलाते थे आज तक अकाउंट्स में COGS। क्या बुलाते थे बताइए? COGS। कैसा लगा अब बात? और इससे पहले वाले को आप बुलाते थे COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन COP एंड COGS? जस्ट स्टॉक एडजस्टमेंट। क्या है बताइए? दोनों ही क्या है? किसका खर्चा?
किसका खर्चा? प्रोडक्शन का खर्चा। बट एक किसके लिए? प्रोड्यूस यूनिट्स के लिए, और एक किसके लिए? सोल्ड यूनिट्स के लिए। वापस से दोनों ही क्या है? प्रोडक्शन का खर्चा। एक किसके लिए? प्रोड्यूस यूनिट्स के लिए, और एक किसके लिए? तो अभी मैंने यदि सेल्स को इससे कंपेयर किया तो मैं यहां क्या अज्यूम किया, अभी बता सकते हो आप? मैंने क्या नहीं लिया अभी तक बुक्स में? स्टॉक। तो ये हुआ कैसे? तो सीओपी। बट इसी को मैंने क्या मान लिया? क्या बोलो? ओके लग रहा है भाषा? पहले ना हम पता है पूछते ना सीओजीएस क्या है, तो आप क्या बोलते पता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। मतलब मैं अगर मीनिंग पूछूं तो आप फुल फॉर्म देते हो। तो मैंने एक चीज सीखा आपसे, मैं ही क्वेश्चन चेंज कर दिया। फुल फॉर्म बताओ तो कॉस्ट सीओजीएस का। मतलब मैं सुधर गया, आप नहीं सुधरोगे। मैं जब भी पूछता हूं ना मीनिंग बताओ सीओजीएस क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हम फुल फॉर्म पूछे भी नहीं, मीनिंग में भी फुल फॉर्म देते हो। तो मैं बोला ये नहीं सुधरेंगे, हम सुधरेगा। हम अगली बार से पूछेगा फुल फॉर्म ऑफ सीओजीएस, तो कम से कम आंसर तो राइट आए। तो क्वेश्चन बदल दो, ये लोग नहीं बदलेगा, इसलिए मैं फुल फॉर्म ही पूछूंगा। बट अभी मीनिंग समझाया थोड़ा देर पहले। बताओ सीओपी का मीनिंग। सीओपी गुड्स को प्रोड्यूस करने का खर्चा। क्या करने का खर्चा? तो ये सीओजीएस क्या है? वही गुड्स को जो हमने प्रोड्यूस किया उसमें से जितने बिके उसका खर्चा। बट किससे रिलेटेड खर्चा? सिर्फ बनाने से रिलेटेड। क्या सिर्फ बनाने से काम हो जाता है? क्या उसके बाद कुछ करना ही नहीं पड़ता है? कि बेचने के लिए भी कुछ खर्चा करना पड़ता है? करना पड़ता है दोस्त। क्या क्या होते हैं वो खर्चे, कोई बता सकता है? नीचे दिख रहा होगा बोर्ड, बोर्ड मेरा है। गिरीश पार्क में तो एक भी देखे पुलिस भूत में लगा दिए पूरा, वो पुलिस वाला के एकदम चारों तरफ फोटो वोटो एकदम चिपका दिए। तो क्या लग रहा है बताइए? बताइए एडवर्टीजमेंट। अच्छा ये सब जो बुक्स डिलीवरी है कि नहीं, माल को इधर उधर भेजना, यानी क्या बताइए? अपने डिस्पोजल डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। क्या बोले बताइए? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। पैकेजिंग, जो आपने वर्ड लाया अपने मन में, क्या बताइए? पैकेजिंग। तो ये सब खर्चा लग रहा है कि नहीं? क्या ये अभी तक आया? आया। तो इसको भी तो लिखना पड़ेगा। कहाँ लिखते हैं आप लोग पता है? इसको आप पीएल में लिखते हो। तो ये जीपी क्या हुआ पता है? डैश माइनस डैश, डैश माइनस डैश, डैश माइनस डैश। बताओ मेरा वैल्यू यहां पे, बोलो यहां पे। अबे गिरीश पार्क नहीं, अभी थोड़ा देर पहले बोले तो जीपी गिरीश पार्क मत लिख देना। क्या बोले बताइए? ग्रॉस प्रॉफिट। बताइए कितना? 27,000 करोड़ है, ऊपर चल रहा है 27,000 करोड़ ग्रॉस प्रॉफिट लिखा हूं। अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट है तो ये कैसे आया सर? सेल्स माइनस सीओजीएस। मीनिंग समझ में आ गया? क्या इससे का मतलब क्या ये धंधे का प्रॉफिट है? आप बताओ उमेश, क्या ये धंधे का प्रॉफिट है? क्यों नहीं है? अब क्या बच गया जो तुमको समझ में आ रहा है धंधे का प्रॉफिट नहीं है? नहीं, जो और बेचने के लिए खर्चा लगा सर वो कहां है? तब तो जाके आप बोलोगे ना कंप्लीट हुआ आपका, क्या बताइए, धंधे का। और यही चीजें जब आप शार्क टैंक में देखते हो ना, आपको लगता है ओ हमें तो सब मालूम है। इबिट्टा, वो पीयूष बंसल से घूम के आपको समझा रहा होता है, उसके बाद इबिट्टा का फुल फॉर्म। आपको लगता है यही हमको क्या बता रहा है, हम लोग सीए कर रहे हैं, हमें मालूम है। पहले से कुछ नहीं मालूम है। जब वो जीपी मार्जिन पूछता है ना, तुम बस सुन के बहुत खुश होते हो, हाँ हमें पता है। बट उसके बाद जब वो वापस एनपी मार्जिन बोलता है तो क्या माइनस करता है वो, ऐसे पाई चार्ट में दिखाता है वो लोग। तो सोचा करो क्या बोलना चाह रहा है। ये बिट्टा वर्ड भी क्या है? बीच का बात। क्योंकि वो बुक्स में कभी देखे हो क्या? अकाउंट्स में बिट्टा कभी देखे हो? नहीं। यानी एनालिसिस पर्पस के लिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग काम नहीं आने वाला है, काफी और चीजें निकालनी पड़ेंगी। वो तो सिर्फ जीपी बता के छोड़ दिया और फिर सीधा एनपी। पता है और कुछ भी चाहिए? चाहिए। अब बताओ पहली बात, जीपी के बाद आप यहाँ क्या करते थे? वापस इसको ट्रांसफर क्या बोलते थे बताओ तो? बाई जीपी 27,000 ऐसे कुछ बोलते थे, बीडीसीडी जो भी है हमको नहीं पता। इसके बाद कौन सा खर्चा आपने बोला? सेलिंग खर्चा। मतलब अभी तक धंधे का खर्चा नहीं आया, अभी और खर्चे बचे हैं जो मतलब किसके लिए, किससे रिलेटेड है? बिजनेस से। अब बताओ इसका अकाउंटिंग टर्म, बिजनेस से रिलेटेड कॉस्ट, अकाउंटिंग टर्म नहीं, बिजनेस से रिलेटेड कॉस्ट सिर्फ। उमेश तुम तो बोल, ओ से ही स्टार्ट होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है बताइए? ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑफ कोर्स सुने हो कि नहीं? ये तो अकाउंट्स वाले सर भी बोले होंगे ऑपरेटिंग। और तो मतलब एक बात समझ में आ रहा है, कॉस्ट भी भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार से। एक क्या हुआ बताइए तो? अभी बोले आपने ऑपरेटिंग और
एक एक ये लोग थोड़ा देर पहले बोला था डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कुछ मन में आ रहा है ना ऐसा? तो बहुत सारे तरीके के होंगे, बट कुछ तो अच्छा, एक वो कॉस्ट में पढ़े थे, वो कॉस्ट एंड प्रोडक्शन बोल के इकोनॉमिक्स में, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट, तो मतलब कॉस्ट भी भिन्न 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 प्रकार से, ये मेरा वो है डिफरेंट टाइप्स और फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज। तो इस वजह से हमें वो बात भी ध्यान रखना है, बट अभी तक धंधे का खर्चा इंक्लूड नहीं हुआ। तो आपका अकाउंटिंग क्या किया इसके बाद? और खर्चे लिखना चालू किया। क्या क्या कोई बता सकता है वापस? वेरी गुड। मतलब मैं अब इसको नाम दे रहा हूं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, मतलब ऑफिस रिलेटेड और खर्चे। और कौन हो गए सर? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। चलेगा कुछ भाषा? चलो ठीक है। अभी सर आप खुद कॉस्ट वर्ड यूज कर रहे हो, कभी एक्सपेंस यूज कर रहे हो, क्योंकि अभी मैं क्या बना रहा हूं? पीएल। मतलब किसका बात कर रहा हूं? अविनाश संचेती। इसलिए अभी थोड़े देर में मैं अविनाश संचेती बन के रखा हूं, जहां मेरे लिए भी कॉस्ट, एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर एक ही नहीं, एक ही। ठीक है, आइए बताइए कुछ खर्चे ले लेता हूं। मार्केटिंग और ऑफिस का 5,000 और 7,000। ठीक है, इसके अलावा आप आज तक क्या लिखते थे? क्या इसी के बाद सीधा एनपी, कि कुछ और भी खर्चे वर्चे आप लिखते थे? ओ एक मिनट, अब बात कर रहे हो आप वापस से कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम। क्या बोले, सुने? मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम, जैसे कुछ बताओ तो। बैड डेट सुने हो? प्रोविजंस सुने हो कि नहीं? अच्छा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, वैसे ही लॉस सुने हो? अरे भाई हम जो बात बोल रहे समझ में आ रहा है? डिविडेंड पेड, इंटरेस्ट पेड, है ना, ये सब चीज सुने हो कि नहीं? और रिसीव्ड इनकम, कैसे? डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, सुने हो? तो यहां पे क्या आता है बाद में बताओ? अदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम्स। डन। तो मैं लिख रहा हूं, देखो, 2 नॉन ऑपरेटिंग क्या बताओ? एक्सपेंसेस, और एक तरफ बाई नॉन ऑपरेटिंग इनकम। मिसलेनियस पार्ट जो हम बोले, मान लो ये है 1,000, और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया आपका, मान लो 6,000। ठीक है, अब बताओ आपका 2NP फुल फॉर्म करेक्ट। देखा, मैंने क्वेश्चन बदल दिया। फुल फॉर्म नेट प्रॉफिट। गुड, वेरी गुड। कितना आया? 10,000। अगर 10,000 का नेट प्रॉफिट आया, इसका मीनिंग अब बताओ? इसका मीनिंग ये धंधे का प्रॉफिट है। बोल रहे ये धंधे का प्रॉफिट है। धंधा मतलब अभी वर्ड बोले आपने थोड़ी देर पहले, मतलब मैं ये बोलूं ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। धंधे का प्रॉफिट मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। क्या यही तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है? नहीं। अल्लाह, क्यों नहीं है? ओ एक मिनट, पीएल में बीच में हमने क्या एडजस्ट कर दिया? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कहां गया वो धंधे का? तो क्या जीपी था धंधे का प्रॉफिट? कहीं बीच में था, बट अकाउंट्स नहीं बताया। दिस वॉज द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, थ्रू विच वी मस्ट अंडरस्टैंड कॉस्ट अकाउंटिंग, अदरवाइज हम आगे नहीं बढ़ सकते। वरना आपको लगेगा कि जब वो बता ही रहे कुछ चीज बुक्स, हमको आपका बात क्यों सुनना है, वहीं से कर लेंगे सब चीज। नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ तो कारण है। और टू सर्व सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स वी मस्ट अंडरस्टैंड व्हाई दिस सब्जेक्ट केम। बताइए मेरे को क्या जानना था अब आपको? देखा बीच में एक जगह छोड़ा है आदमी जानबूझ के, मतलब क्या चाहता है तुमसे? एक बात बताओ, यानी सेल्स माइनस ऑल एक्सपेंसेस इज नेट प्रॉफिट। सेल्स माइनस प्रोडक्शन रिलेटेड एक्सपेंसेस ऑफ गुड्स सोल्ड, सेल्स माइनस ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो अभी तक किया नहीं है। और अगर मैं यहां पे डालने का कोशिश करूं तो वो कैसे आएगा सर? अगेन बता सकते हो? 2 बोलो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या ये काम करते थे आज तक बुक्स में? नहीं। कितना आया बताइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा? 15। बोलो बात समझ में आ रहा है? और वो वापस यहाँ जाता था। भाई क्या ऐसा काम हमने किया है क्या आज तक? नहीं सर, पहली बार आपने करवाया। 15 आ रहा है ना? क्या बोलो ओके है कि नहीं? यहाँ
क्या 15 आ रहा है ना? समझे मेरा बात? क्या अब आया बिजनेस का प्रॉफिट दीदी, अब आया। तो 15,000 इज व्हाट, बताइए, बिजनेस का प्रॉफिट, जो अभी तक अकाउंट्स नहीं बता रहा था। तो फाइनली सेल्स माइनस सीओजीएस, सेल्स माइनस ऑल कॉस्ट, सेल्स माइनस डैश इज इक्वल्स टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नेम इट, नेम इट। गलत, ऑपरेटिंग कॉस्ट रॉन्ग। वापस से बी एब्सोल्युटली करेक्ट। आपने ऊपर सीओजीएस बोला, तो लेट मी डिफाइन दैट अगेन, इसलिए मैं बोलता हूं डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलो तो वापस से सेल्स माइनस डैश इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सेल्स माइनस डैश ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। डोंट से ऑपरेटिंग कॉस्ट, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट में और कौन से खर्चे थे जो माल अभी भी मेरे पास पड़ा है, जिसको तुम एडजस्ट कर दियो। तो इसका मतलब ये वो खर्चा तो नहीं है, स्टॉक एडजस्टमेंट के बाद का बात है। तो क्या बोलना चाहिए इसको? ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ, जिसका नाम आया कॉस्ट ऑफ सेल्स। क्या नाम आया? हर एक का नामकरण का रीजन है। सेल्स वर्ड इसलिए जोड़ना पड़ा, वरना तो ये सिंपली तुम लोग जो बोल रहे थे वो बोल सकता था मैं, क्या क्या ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग कॉस्ट। बट मैंने इसको सीओएस क्यों बोला? क्योंकि ये ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। जैसे ऊपर सीओजीएस क्यों बोला, सीओपी क्यों नहीं बोला? क्योंकि वो बिका जो उसका खर्चा है, बना उसका नहीं। वैसे ये ऑपरेटिंग खर्चा किसका है? जो बना कि जो बिका? जो बिका, ताकि वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ सके। तो सर जो बाकी का ऑपरेटिंग खर्चा जो हमने किया बट अभी तक रियलाइज नहीं किया, तो स्टॉक वैल्यूएशन में पड़ा, अगले साल टू ओपनिंग स्टॉक बोल के आएगा, कर लेंगे। क्या बोलो, बात समझ में आता है सबको? मीनिंग ऑफ एवरी टर्म, अगर ये टर्म समझोगे ना, तब तो बेटा तुम आदित्य बिरला से बात करने योग्य हो, नहीं तो खत्म। चलो इसके बाद भी आदित्य बिरला को बता सकते हो कैसे प्रॉफिट बढ़ाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बोल रहे हैं हम आपका एलन सोली शर्ट का प्रॉफिट एकदम बढ़वा देगा। बताओ क्या कर पाओगे आप? कोई अपना टिप्पणी देना चाहेगा कि सर ऐसे कर लीजिए शायद प्रॉफिट, और ये ऐसे सेल्स बढ़ाने का तरीका बताओ। अरे सेल्स बढ़ाने का पूछ, अच्छा खर्चा बढ़ा के सेल्स बढ़ाओ, तुम तो यही बोल रहे हो। खर्चा तो बढ़ाने का बात कर दिए, बताओ। नहीं बता सकते ना? एग्जैक्टली सुनो, अभी भी नहीं बोल सकते, क्योंकि ये ऊपर हेडिंग देखिए किसका है। क्या ये एलन सोली का है? कि हमको क्या मालूम इसमें एलन सोली का कितना खर्चा लग रहा है मटेरियल का, आप कहां से मंगा रहे हैं उसका मटेरियल, कितना वेजेस पे कर रहे हैं उसके लिए। क्या आपको पीएल में एलन सोली और लुई फिलिप, उसका ही है दोनों, एलपीबी, मालूम है कि नहीं? इन दोनों में किसके लिए कितना लगा पता है क्या? डिटेल पता है क्या? सेल्स में किसका क्या आपको मालूम है क्या? कैसे बता दोगे धीरू भाई अंबानी को, सॉरी आदित्य बिरला को क्या करना? क्या चाहिए अब आपको? क्या चाहिए आपको? प्रोडक्ट वाइज डेटा क्या चाहिए? क्या वो पब्लिकली अवेलेबल है? कर दूं? पकड़ के मारेगा सामने वाला भी, मतलब जितने वेंडर्स है, जितने कस्टमर्स है, तुम तक पकड़ के मारोगे उसको कि बेटा 2200 रुपए का बेचा है, खर्चा लगा है इसका 600 रुपया, तो ये किस बात का हमको 2200 में बेचा? मतलब है ना, बेचा कि नहीं? यानी अगर अंदर का बात पता ही चल जाए कि आदमी कहां से बनवा रहा है ये चीज, कितना मटेरियल का खर्चा लग रहा है, तो भैया बात ही खत्म, तब धंधा किस बात का? तो ये कौन से रिकॉर्ड्स हो गए अब? इंटरनल, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज एन पब्लिक रिकॉर्ड, यानी एक एक्सटर्नल रिकॉर्ड। तो एक एक्सटर्नल रिकॉर्ड में अगर इतना बात लिख ही देंगे, तो भाई मेरे आगे ही तुम कल एलन सोनी खोल लेगा। तिवाड़ी का समोसा का अगर यही पता चल जाएगा कि बेटा आलू कौन सा डाला है, कैसे बनाता है, तो कल को बगल में 4 तिवाड़ी और आ जाएंगे। बट फिर तिवाड़ी का समोसा, भाई तिवाड़ी का समोसा 30 रुपया हो गया अभी एक समोसे का, 30 रुपया है ना, साइज बड़ा होता है। अविनाश सर बोल के रखे हैं कि यदि पास होता है ना, तो 5 समोसा फिक्स है उसका और 5 रसगुल्ला, अकेला खाता है वो फिर। और चितरंजन का बोलेगा रसगुल्ला लाने तुम लोग को और 5 समोसा लाने तिवाड़ी का, बस ज्यादा नहीं खाएगा वो 1 समोसा 1 रसगुल्ला, फिर 1 समोसा 1 रसगुल्ला, उसका फिक्स है ऐसे। वो सबका सबसे मंगवाता है, और फिर वो जब आ जाता है ना,
उसका तुम देखना बस कैसे उसके मुंह से चाशनी निकलता है। तो वो गजब समोसा, तिवाड़ी का समोसा भाई, तिवाड़ी का समोसा है, बोलते ना ब्रांडिंग। 30 रुपए का समोसा किस बात का बेच रहा है भाई? तो ये जो मैंने आपको अभी बात किया, क्या जानना है कि नहीं? वो चीज बोलते ना देसी घी में वो बनाता है जो समोसा है। बाकी लोग तो चलो तेल यूज कर रहे हैं, वो घी में बनाता है, इसीलिए उसका समोसा का दाम है। ब्रांड तो चलो दूर का बात है, जो आप बोले ब्रांड, उसने देसी घी में बनाया। उसका लड्डू और उसका बूंदिया दिवाली से पहले अभी 7 दिन पहले ऑर्डर बंद हो जाता है। मतलब आप वहां इमीडिएट बेसिस पे जाके बूंदिया बूंदिया ले ही नहीं सकते। मेरा नाम ले लेना, दे देगा। हाँ, पैसा भी दे के आना, मेरा नाम सिर्फ लेके मत ले आना। बोलेगा खाता में लिख लो उसके, बोलेगा खाता में लिख लो, खाता में मत लिखवा देना। हाँ, जाना कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो थोड़ा बात बात करवा देना, जो कि अभी दिवाली विवाली में दिक्कत होता है लोगों को। हम लोग को सेम डे बेसिस पे भी मिल जाएगा। घर वाले नहीं है, अपना ही स्टूडेंट रह चुके हैं सब, तो पता है अपने को कैसे मिस नहीं यूज करना है सब चीज। अब छगानी वाले भी रह चुके हैं, सब सब पढ़ चुके हैं, तब अपने को मालूम है अपने को क्या करना है। तो इस वजह से मैंने आपको बोला है कि ये सब चीजें जानना बहुत जरूरी है। तो इंटरनल रिकॉर्ड क्या कोई तुमको बताएगा? नहीं बताएगा। उसके लिए तुमको कहाँ होना होगा? इसीलिए मैनेजमेंट वर्ड का फुल फॉर्म में क्या आया था? की पर्सनल ऑफ दी कंपनी। यानी ये मैनेजमेंट करने के लिए आप कंपनी के बाहर से आपको कहाँ जाना होगा? तो मेरे सब्जेक्ट सारे इसीलिए क्या है? मैनेजमेंट। तो ये किसके थ्रू होता है? की ग्रुप ऑफ पर्सन, जो प्रोसेस के थ्रू कुछ अचीव करके देंगे आपको। आप बाहर बैठे बैठे आदित्य बिरला को फोन मिलाओगे ना एक एसटीडी बूथ से कि हम बता देते हैं आपको क्या है, तब वो आपको गाली ही देगा, और फोन से शायद निकल के 2 सुना भी दे और मार भी दे। बट अगर आप कंपनी के अंदर हो, मीटिंग फिक्स करके बोलो सर आइए बैठते हैं कुछ बातचीत करते हैं और हमको अपने कंपनी में रखिए, तब जाके आप ये चीज करवाना पॉसिबल है। यानी अब ये डेटा भी आपको बाइफरकेटेड चाहिए, किस में बताइए? प्रोडक्ट वाइज। सो दीज आर द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ व्हाट बताइए? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। अंडरस्टूड? पक्का बनाइए ये डायग्राम, मतलब ये पीएल, और नीचे कुछ कुछ बातें लिखेंगे, पहले बनाइए विथ फिगर्स। लिखिएगा थीम से ही, ऐसे ऐसे मैंने लिखा, ऊपर लिखा था आपने ये सब, ये भी लिखा है आपने ऑब्जेक्टिव और थीम, उसके नीचे ये चालू कीजिए। प्लीज नोट इट डाउन। ऑनलाइन लाइव यहां तक ओके है? प्लीज बताएंगे, नोट कीजिए। पन्ने से ज्यादा तो ये ऊपर लिख चुका है कितना चीज। गगन नाम है ना, तो ऊपर ही लिखेगा। पतला हो गया है और बाल आ गया। ये भी लंबा हो गया। ये नीचे सोफा रख के बैठा है। लिखने वाला सीट पे मत बैठ तो तू। ओपी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तुम लोग वो अपना ओपी ओपी मत चालू कर देना यहाँ। जीपी ओपी एनपी। हाँ, नो प्रॉब्लम बोल रहे, मारेंगे तुमको, नो प्रॉब्लम। सब जेनजी भाषा ना मेरे दिमाग के ऊपर चला जाता है कई बार। के आर एच। हम बोला तुम के आर एच, हमको लगा गाली दे रहे हमको। मैसेज किया के आर एच, तुम के आर एच। हमको थोड़ी मालूम इस सब का मीनिंग। ऑब्वियो बोलता है, ऑब्वियो। ऑब्वियो ऑब्वियो। अरे पागल, आता सारा समझ में है।
तुम लोग को तो दिखाए ना हम लोग मिलेनियम है। नहीं नहीं नहीं, हम वो आता नहीं। हम अल्फा बीटा गामा सब हो चुका है। गामा करना पड़ा क्योंकि अल्फा बीटा छूट गया। अल्फा बीटा छूट गया ना, ए बी निकल गया अब हम लोग से ना। कुछ पूछना है कि सर आपका इतना सुंदर हैंडराइटिंग में आप क्या लिखे हो? देखो, थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लेना हाँ इस आदमी के साथ। हल्का फुल्का हैंडराइटिंग खराब होगा, ज्यादा नहीं। मतलब OFC मतलब ऑफिस, ठीक है बाबू? ओ बाबू, तुम जहां रुका हुआ था मैं बता दूं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। और नीचे वाला है जो दीदी रुकी हुई है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं, वो ऊपर वाला, ऊपर पीछे, आपके पीछे। कई लोग कहाँ अटके हमको मालूम भी है। हाँ, अब तो आदत सी हो गई है ऐसे जीने के, ना जाने कब से। अब समझ में आ जाता है कि ठीक है, तो हम भी ऐसे ही लिख देंगे ना जैसे तुम लिखा है, बस कुछ भी। कुछ पूछना है एनीबडी, क्या लिखा हुआ है वो? 2 बाई तक तो ओके ही है, वो वाला पार्ट तो मेरे को नहीं आता। सर ये जीरो है आपका 15,000। हाँ, नंदिनी, रेया, संजोग, अनुराग, शौर्य, रवि, नताशा, सुमित, अर्पित, आस्था। मोदी, मोदी, मोहता नहीं। हाँ, हो गया, लिख लिए? लिख लिए? एवरीबडी डन? जैसे तैसे लिख लिए तो नीचे लिखना है यहाँ, सेल्स माइनस डैश जीपी, सेल्स माइनस डैश ओपी, सेल्स माइनस डैश एनपी। चलो, बताइए। बीच बीच में लिख रहे हो आप, बताना। पहला, क्या हो गया ये? वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, किसका खर्चा? प्रोडक्शन का खर्चा, बट किससे रिलेटेड? जो माल बिका है। देयर फोर सीओपी प्लस माइनस, करेक्ट। सीओपी से क्या करेंगे? फिनिश गुड्स का स्टॉक एडजस्टमेंट। अब वो ओपनिंग क्लोजिंग का क्या होता है, प्लस माइनस, तुम लोग को आता है शायद, बट हम अभी वो सब बात नहीं करना चाहते। हम बस ये बोलना चाहते हैं स्टॉक एडजस्ट करने के बाद का वो चीज को हम COGS बोलते हैं। तो COP, जबकि आप ट्रेडिंग कंसर्न में या सीधा परचेजेस और स्टॉक एडजस्ट करके सेल्स बोल देते थे, क्योंकि वो एक ट्रेडिंग कंसर्न था, हमें उनके बारे में बात ही नहीं करना। COP का मतलब बताओ तब। प्रोडक्ट्स, हाँ फुल फॉर्म। अरे फिर हम मिस्टेक कर दिया, सॉरी, हाँ सॉरी, मेरा गलती। फुल फॉर्म बोलो तो COP का। थैंक यू। मीनिंग लिखो अब, प्रोडक्शन कॉस्ट।
ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द गिवन पीरियड। वो सारे प्रोडक्शन के खर्चे जो लगा हमको गुड्स प्रोडक्शन में, ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, सॉरी प्रोड्यूस्ड इन द गिवन पीरियड, गुड्स प्रोड्यूस्ड इन द गिवन पीरियड। डन, पक्का? कुछ लिखा वर्ड इन द गिवन पीरियड, ठीक है। चलो ऊपर नेक्स्ट माइनस बताओ क्या आता है। कॉस्ट ऑफ सेल्स, मीनिंग हाँ, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पक्का? नीचे लिखना देयरफॉर COGS प्लस सेल्स रिलेटेड कॉस्ट इज इक्वल्स टू COS। करेक्ट? और अब मैंने सेल्स रिलेटेड कॉस्ट में नहीं बोला प्रोडक्शन कॉस्ट रिलेटेड टू सेल्स, क्योंकि ये खर्चा लग ही किसके लिए रहा है पता है? जो माल बिका है, मतलब ये उन्हीं के लिए है जो सेल हुए, ये खर्चे हैं ही नहीं जिन जो प्रोड्यूस हुए। तो इसलिए मैंने यहां पे वो सब बात नहीं किया, यहां सीधा ही वो इसके नीचे के ये जो खर्चे ये लग ही किसके लिए रहे हैं? सोल्ड यूनिट्स के लिए, जबकि ये सारे किसके लिए लग रहे थे? प्रोड्यूस्ड के लिए। इसीलिए इसमें 2 बार बोलना पड़ा, बट ये सारे किसके लिए लग रहे हैं? सिर्फ सेल्स के लिए। और ये दोनों मिला के क्या है? ये दोनों मिला के, एनीबॉडी? ये दोनों मिला के क्या है? ये दोनों मिला के क्या है? ये दोनों मिला के ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है बताइए? हाँ, अब प्रोड्यूस यूनिट का, और अगर इससे क्या कर देंगे वापस वही स्टॉक एडजस्ट, तो सोल्ड यूनिट्स का। बोलो डन। बट हम डायरेक्टली ऑपरेटिंग कॉस्ट को प्रोडक्शन का निकाल के एडजस्ट नहीं करते, हम यहीं एडजस्ट कर चुके होते हैं। तो इसलिए COS के बाद सिर्फ क्या ऐड करने से हो जाता है बताइए? सेल्स रिलेटेड और खर्चे जो माल को बेचने के लिए लगे। लाइक क्या सर? यानी टू डिस्ट्रीब्यूट और मार्केट दी गुड्स, या तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो लगा, या तो मार्केट करने के लिए जो लगा। मार्केट करना मतलब मार्केटिंग करना, बेचने के लिए जो जो खर्चे लगे। बोलो ओके, एक एक टर्म का मीनिंग ओके। फुल फॉर्म COS का कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स लिख लीजिएगा। क्या मीनिंग क्लियर है? लास्ट काम बताओ, सेल्स से क्या माइनस करते हैं? बोलो अगेन, क्या? टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स, ऑफ कोर्स सारा चीज माइनस हो गया है, सब कुछ माइनस। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स व्हाट? बोलो, दिस इंक्लूड्स व्हाट? ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एडजस्टमेंट्स। ऑफ कोर्स ये वाला पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा? बिल्कुल नहीं, कॉस्ट में ये वाला पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कॉस्ट बात ही समझ आ रहा है, इंटरनल रिकॉर्ड, जहां पे हमें फोकस किस बात पे ज्यादा करना है? धंधे का प्रॉफिट। क्योंकि हम कॉस्ट समझ रहे हैं धंधे को लेके। थोड़ी देर पहले फोन क्या मिला के बोले थे? कैसे सेल्स बढ़ाए और कैसे खर्चा कम करे। ये किस सेल्स और किस खर्चे का बात हो रहा है? बिजनेस रिलेटेड। तो अगर बिजनेस रिलेटेड बात हो रहा है तो कॉस्ट में हम ज्यादातर यहां तक का बात इंपॉर्टेंट मानते हैं। इसके बाद का बात मे बी फाइनेंस। कहां है बताइए? फाइनेंस जो अगला सब्जेक्ट क्या आएगा? फाइनेंशियल। बट फोकस कॉस्ट ज्यादातर इस पे करता है। देयरफॉर कॉस्ट में मैं आगे से जब जब प्रॉफिट बोलूं तुम क्या समझोगे? थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। मैं आपको बता दूं यही बात सबसे इंपॉर्टेंट था आज का। अकाउंट्स में आप जब भी प्रॉफिट सुनते हो आप क्या बोलते हो पता है? नेट प्रॉफिट। मतलब आपको कुछ नहीं बोलते हैं सर, तो आप क्या मानते हो? नेट प्रॉफिट का बात कर रहा है, यानी आपको लास्ट वाला केस मानते हो। बट जब जब मैं कॉस्ट में बोलूं ना, बताओ तो प्रॉफिट कितना आया, तो तुम कौन सा प्रॉफिट निकाल के दोगे? और हर जगह कॉस्ट में जब जब वर्ड सिर्फ प्रॉफिट है, इट इज डीम्ड
जबकि कॉस्ट अकाउंट्स में हर जगह प्रॉफिट वर्ड इज डीम्ड, तो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्रॉफिट का मीनिंग चेंज। बोलो बात समझ में आ रहा है? तो बताइए हमारे लिए इन कॉस्ट, बताओ, इन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसर्न is dash profit. Therefore, whenever in cost and management accounting the most important concern is dash profit, therefore whenever we say profit in cost, it means dash profit। बताओ आगे से हम जब जब प्रॉफिट बोलेंगे इन दिस सब्जेक्ट तो वो क्या होगा। तो अगर मेरे को अलग से बोलना है ना नेट प्रॉफिट है तो मैं नेट प्रॉफिट बोलूंगा, अगर मेरे को बोलना है ना ग्रॉस प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट बोलूंगा। अविनाश सर को अगर अलग से बताना है ना ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलेगा, बट अगर अविनाश सर को नेट प्रॉफिट बताना है तो उसी प्रॉफिट बोल के छोड़ देगा। ये बात ध्यान रखना, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। बताइए क्या आया यहाँ वर्ड? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो कि अभी तक हमें अकाउंट्स में इतना ज्यादा बातचीत नहीं करने को मिला। करेक्ट, करेक्ट। तो एक पहला कारण समझ में आया क्यों हम क्या बना रहे हैं, बताइए, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। क्लियर एवरीबॉडी? नीचे लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट एक और, ऑल्सो टू टेक वेरियस डिसीजन we require further details of dash wise cost, comma sales and hence profit। बताओ, और अब मैं जो hence profit बोल रहा हूं वो कौन सा प्रॉफिट है? तो आज ही के क्लास से, अगली बार से मैं इतना ज्यादा जोर नहीं दूंगा कि इसमें बताइए वर्ड ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग। आज ही के क्लास से मैं प्रॉफिट बोल रहा हूं मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बताइए डिटेल्स ऑफ वाई डैश वाइज, थैंक यू, प्रोडक्ट वाइज, प्रोडक्ट वाइज। बोलो मीनिंग इनसाइट ओके है सबको? प्रोडक्ट वाइज। तो यहां से हमें समझ में आया कि सर आपने खुद बोला ऑब्जेक्टिव क्या है किसी का भी, सेल्स, और इसके लिए क्या जानना जरूरी है, क्या जानना जरूरी है? प्रोडक्ट वाइज कॉस्ट, सेल्स एंड हेंस। बोलो हाँ या ना? तो ऊपर आके लिखे थीम, जो हम पहला सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं अब उसका। चलिए ऊपर आके लिखते हैं थीम, लिखना ऑब्जेक्टिव एंड थीम। नंबर 1, टू प्रोवाइड प्रोडक्ट वाइज डेटा। अब वो मैं पूरा बात नहीं बोल रहा हूं क्योंकि नीचे अपने समझ गए, मतलब प्रोडक्ट वाइज डेटा चाहिए। करेक्ट। नीचे नंबर 2, टू टेक डिसीजंस लाइक हाउ टू इंक्रीज, क्या बताइए, सेल्स एंड स्लैश और, बोलो अब देखना एक वर्ड आएगा, कंट्रोल और रिड्यूस कॉस्ट। क्या बोले सुने? कंट्रोल और रिड्यूस कॉस्ट। कॉस्ट सिर्फ कम नहीं होता है, कॉस्ट को कंट्रोल भी करना पड़ता है। सर दो भाषा में क्या डिफरेंस है? व्हाट डू मीन बाय रिडक्शन एंड व्हाट डू मीन बाय कंट्रोलिंग? कंट्रोल करने का मतलब सिर्फ खर्चे पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, फ्रॉम इनपुट पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है। नहीं समझे? एक कपड़े को बनाने में, मान लो एक शर्ट को बनाने में 1 मीटर का कपड़ा लगता है और वो 1 मीटर का कपड़ा आता 100 रुपए का है मान लो। अब हम 100 को 80 नहीं करवा रहे हैं, बट अगर हम जबरदस्ती हर बार 1 मीटर का कपड़ा यूज कर रहे हैं जबकि मालूम है वो 90 मतलब 0.9 मीटर से भी बन सकता है, तो क्या मैंने गड़बड़ कर रहा हूं? मैं मतलब मैं
मिस यूटिलाइज कर रहा हूं कि नहीं उसको। तो कॉस्ट यहाँ क्या हो सकता है, कंट्रोल। कम करने का दरकार नहीं है, कम से कम कंट्रोल तो पॉसिबल है, ठीक किया जा सकता है कि कैसे इस चीज को और बढ़िया से, मतलब कम खर्चे में काम कैसे निकले। बात नहीं करते अपने कि भाई हमको बेस्ट चाहिए, शादी वादी जब होता है बोलते ना डेकोरेशन, अब इसको वही पूरा पहले तो सुन लेते हैं, फिर बोलते हैं अब इतना बजट है दोस्त, बता अब इसमें क्या क्या होगा। अब उसमें उसके बाद उससे जो सर्विस निकालना चालू करते हैं कि भाई ये भी देना होगा, वो भी देना होगा, ये भी देना होगा, तो बस वही चीज क्या आया, कॉस्ट कंट्रोल। तो रिड्यूस नहीं करवा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, कंट्रोल। हम नहीं बोल रहे तुम 100 रुपए का मेरे से 80 ले, तुम 100 ही ले तुम, बट मेरे को इधर 1 मीटर की जगह 0.9 मीटर से काम करके दे। क्या बोलो, डिफरेंस थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत थिन लाइन, अभी पूरा मीनिंग आगे पढ़ेंगे। थिन लाइन समझ में आया। थर्ड लिखना, थर्ड अगर जगह है तो आपके पास भी, थर्ड ऑब्जेक्टिव लास्ट, टू टेक फर्दर डिसीजंस of continuing a loss making product or not, लॉस मेकिंग प्रोडक्ट और नॉट, है कि नहीं। डिसीजन क्या लेना कि एक लॉस मेकिंग प्रोडक्ट को आगे बनाए कि ना बनाए। ऑफ कोर्स अगर नहीं बनाएंगे तो क्या आएगा आंसर, सर यदि नहीं बनाएंगे तो जो रिसोर्सेज बना उसको कहां एलोकेट करें, और अगर कंटिन्यू करेंगे तो क्यों कंटिन्यू करें। तो ये सारे डिसीजंस लेने होंगे कि नहीं यहाँ, बस कॉस्ट पे हम इतने डिसीजंस लेते हैं, विच मीन्स यहां हम ज्यादातर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। बोलो डन है। बिजनेस रिलेटेड डेटा, इंटरनल रिकॉर्ड की एक्सटर्नल रिकॉर्ड, तो इंटरनल रिकॉर्ड है तो ये जो आप लिखे वेरियस डिसीजन वी रिक्वायर इतना, क्या उसके ब्रैकेट में जा सकते हैं, देयरफॉर इट इज एन डैश रिकॉर्ड। बताओ क्या, इंटरनल रिकॉर्ड। तो दिस वाज अ लिमिटेशन ऑफ विच सब्जेक्ट, दिस वाज अ लिमिटेशन ऑफ विच सब्जेक्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देयरफॉर वी गॉट इनटू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नहीं तो भैया दरकार ही क्या था इस सिस्टम का। बोलो मीनिंग क्लियर है। और ये करने के लिए, इंटरनल रिकॉर्ड करने के लिए यू मस्ट बी इनटू वेयर, इन दी, बोलो, की ग्रुप ऑफ पर्सन्स या पीपल कॉल्ड व्हाट, बताइए, मैनेजमेंट, जिसको आप बोलते हो मैनेजमेंट। तब इन सब चीज को, इस मैनेजमेंट को क्या करना है सर, एक प्रोसेस टू अचीव, क्या बताइए, दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, जो आपने अभी ऊपर लिखा। यहां जाके आज इंट्रोडक्शन बात समझ में आया, कुछ 1 घंटा 30 मिनट में। अच्छा, ये सब्जेक्ट इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि वो जो ऑब्जेक्टिव अभी आपने लास्ट में ऊपर लिखाया उसको फुलफिल करने के लिए की ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए, जो एक तरीका अपनाएंगे जिससे वो ऑब्जेक्टिव्स फुलफिल हो सके। बोल रहा हूं सिस्टम, सिस्टम एलविस, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, ठीक है। प्रोसेस टू अचीव दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, रिलेट किया वापस जो ऊपर बात लिखवाया। बोलो बात समझ में आया। 2 सब्जेक्ट और मेरे को पढ़ाना है, जिसके बारे में हमें क्या जानना है वो नेक्स्ट क्लास बताऊंगा। आज इतना तक ही रखेंगे, क्या डन है। हमारी क्लासेस अराउंड 1 आवर 50 मिनट्स की रहेंगी नॉर्मली आगे से, ठीक है। कल हम कंटिन्यू करेंगे हमारे ऑब्जेक्टिव्स के बाद के बातों से। डन, टाटा बाय बाय एवरीबॉडी, मिलते हैं कल वापस। अच्छा, अब कल से आपके क्लासेस में लॉ, टैक्स जैसे जैसे इंक्लूड होंगे हम बताते रहेंगे। बाय द वे मेरा रूटीन आपको मिल गया होगा, TTS 11, ठीक है, TTS 11, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे। कल से मेरा मतलब नेक्स्ट क्लास होता है, ठीक है। ये मत बोलना कल तो थर्सडे नहीं है, तो नहीं, थर्सडे नहीं है तो क्या हुआ, ये रूटीन रहेगा टिल दिवाली। उसके बाद हम लोग वही जैसे चलते थे 6 दिन क्लास होगा। डन है सबको। एनीबडी, एनीथिंग एल्स वांट टू नो? नो, टाटा बाय बाय, गेट लॉस्ट।
मे